नमस्कार दोस्तों, एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि सभी साथियों को विदित होगा कि हम लोग अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से दृष्टि आईएएस, विजन आईएएस, फोरम आईएएस, संस्कृति आईएएस, जीएस वर्ड और ध्येय आईएएस संस्थान के टेस्ट पेपर सॉल्व करवा रहे हैं। तो आज इसी कड़ी में आज हम लोग दृष्टि आईएएस के 22वें नंबर के टेस्ट पेपर पर चर्चा करेंगे, जिसके तहत हम लोग 100 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसके एक्सप्लेनेशन को भी हम लोग विस्तार से जानेंगे। 22 नंबर का टेस्ट पेपर बेसिकली समान अध्ययन पे आधारित है और यह एक फुल लेंथ टेस्ट पेपर है। इसके अलावा 22 नंबर का ही एक टेस्ट पेपर और आएगा जो एक सी सेट का पेपर होगा। इसके बाद 23 नंबर का जीएस का पेपर आएगा और 23 नंबर का ही सी सेट का पेपर आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट पेपर क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर पहला है, भारत में पंचायती राज संस्थानों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। 4 कथन दिए गए हैं, चारों को आपको देखना है और बताना है कि पंचायती राज संस्थाओं के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। पहला कथन है कि प्रत्येक स्तर पर पंचायतों में सदस्यों की कुल संख्या और अध्यक्षों के कुल पदों की कुल संख्या का न्यूनतम 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। ठीक है। और दूसरा कथन है कि स्थानीय निकायों के तीनों स्तरों पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण प्रदान किया जाता है। और तीसरा स्टेटमेंट है कि भारत के राष्ट्रपति हर 5 वर्ष के बाद पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए एक राज्य वित्त आयोग का गठन कर सकते हैं। चौथा स्टेटमेंट है डी ऑप्शन, राज्य निर्वाचन आयुक्त को केवल राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के निष्कासन के लिए निर्धारित आधार पर ही निष्कासित किया जा सकता है। तो यहाँ पे हम पहले स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहले स्टेटमेंट में हम लोग देखें तो 73rd जो संविधान संशोधन था जो 1992 में हुआ था, उसके अनुसार देखा जाए तो प्रत्येक स्तर पर पंचायतों और अध्यक्षों के कार्यालयों में कुल पदों की कुल संख्या का न्यूनतम 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। ये स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाएगा। तो अपन को कौन सा स्टेटमेंट खोजना है जो गलत है। और दूसरा स्टेटमेंट यह है कि यह अधिनियम सभी स्तरों पर पंचायतों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए पदों को पंचायत क्षेत्र में उनकी कुल जनसंख्या के अनुपात में आरक्षित करने का आदेश देता है। ये भी यहाँ पे स्टेटमेंट सही है। अब तीसरा स्टेटमेंट है कि भारत के राष्ट्रपति हर 5 वर्ष के बाद पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए एक राज्य वित्त आयोग का गठन कर सकते हैं। ठीक है। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 आई के तहत स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए प्रत्येक राज्य के लिए एक वित्त आयोग की गठन की स्थापना की आदेश दे सकता है। कौन दे सकता है? राज्य का राज्यपाल। जबकि यहाँ पे भारत के राष्ट्रपति की बात हो रही है। ठीक है। और इस आयोग का गठन राज्यपाल द्वारा हर 5 वर्ष में या आवश्यकता अनुसार अंतराल पर किया जा सकता है। तो यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। यहाँ पे राज्यपाल होना चाहिए था, राज्य का राज्यपाल। तो यहाँ पे गलत के लिए पूछा गया था तो गलत ये आ गया। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर होगा। तो ये डी ऑप्शन ऑटोमेटिक सही माना जाएगा। ठीक है। डी ऑप्शन भी सही है, ऑटोमेटिक सही नहीं माना जाएगा, कथन के अनुसार सही है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि भारत के राष्ट्रपति नालसा के प्रमुख संरक्षक हैं। दूसरा कथन है कि नालसा को विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए लोक अदालतों का आयोजन करने का काम सौंपा गया है। तो यहाँ पे देखा जाए तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे आपसे सही के लिए पूछा जा रहा है। 2 स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं। तो यहाँ पे पहले स्टेटमेंट के बारे में हम लोग बात करें तो भारत के राष्ट्रपति के बारे में कहा जा रहा है कि वे नालसा के प्रमुख संरक्षक हैं, जबकि ऐसा नहीं है। नालसा के प्रमुख संरक्षक सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ है और नालसा भारत के सर्वोच्च न्यायालय में स्थित है। इसलिए यहाँ पे पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा।
ठीक है, पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है। जबकि दूसरे स्टेटमेंट के बारे में बात की जाए तो दूसरे स्टेटमेंट के बारे में बात की जाए तो जो है नालसा का गठन जो है विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत जो है समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान करने और विवादों के सौहार्दपूर्ण निपटारे के लिए लोक अदालतों का आयोजन करने के लिए किया गया था। इसलिए यहाँ पे देखा जाए तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। तो आपसे जो है सही के लिए ही पूछा गया था, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि संविधान के अनुच्छेद 14 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है यह केवल भारत के नागरिकों को विधि के जो है समक्ष समानता सुनिश्चित करता है। जबकि दूसरा स्टेटमेंट आपसे कह रहा है यह प्रावधान करता है कि राज्य जो है भारत के क्षेत्र के भीतर विधि के समान संरक्षण से इनकार नहीं करेगा। तो तीसरे में देखा जाए तो अनुच्छेद जो है 14 में देखा जाए तो जो है राज्य जो है भारत के क्षेत्र के भीतर किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता या विधियों के समान संरक्षण से इनकार नहीं करेगा। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट तो यहाँ पे सही है, जबकि यहाँ पे पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। और ये साथ ही यह अनुच्छेद यह भी प्रावधान करेगा कि सभी व्यक्तियों को चाहे नागरिक हो या विदेशी और इनको जो है समान अधिकार प्रदान करेगा। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, जबकि पहला यहाँ पे गलत है। तो सही के लिए आपसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि याचिका समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि भारत के संविधान में संसद के दोनों सदनों में समिति गठित करने का प्रावधान है। दूसरा स्टेटमेंट है कि इसमें राज्यसभा में 10 मेंबर और लोकसभा में 15 मेंबर होते हैं। याचिका समिति के बारे में बात हो रही है, तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है? तो याचिका समिति का गठन जो है राज्यसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 147 के तहत किया जाता है और समिति के सदस्यों को राज्यसभा के सभापति द्वारा नामित किया जाता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे जो है पहला स्टेटमेंट जो है गलत हो गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दोनों सदनों का जिक्र किया जा रहा है, जबकि यह प्रक्रिया जो है राज्यसभा की है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। और जबकि यहाँ पे देखा जाए दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है कि समिति में लोकसभा के जो है 15 मेंबर होते हैं और जो है राज्यसभा के जो है 10 मेंबर होते हैं। ये स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5वां। भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित करना। दूसरा कथन है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना। तीसरा कथन है कि अतिरिक्त जो है अखिल भारतीय सेवाओं के निर्माण की शुरुआत करना। चौथा है उपराष्ट्रपति के निष्कासन हेतु एक प्रस्ताव शुरू करना। तो उपर्युक्त में से कौन सी राज्यसभा की अनन्य शक्तियां हैं? तो राज्यसभा की शक्तियों के बारे में बात की जा रही है। पांचों में देखा जाए तो एक पहला जो है सही है, तीसरा सही है और चौथा सही है, जबकि यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, क्योंकि जो है संविधान के अनुच्छेद 61 में कहा गया है कि जब किसी राष्ट्रपति पर संविधान के उल्लंघन के लिए महाभियोग चलाया जाना है तो आरोप को संसद के किसी भी सदन द्वारा प्राथमिकता दी जाएगी। तो यहाँ पे जो है राज्यसभा की अनन्य शक्तियों में ये सम्मिलित नहीं होगा। इसके अलावा जो है पहला, तीसरा और जो है चौथा स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाएगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 6वां। भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि प्रत्येक राज्य में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए राज्यपाल द्वारा नियुक्त विशेष अधिकारी होगा। दूसरा स्टेटमेंट है कि संविधान में हिंदुस्तानी शब्द का उल्लेख हिंदी भाषा की जो है समृद्धि के संदर्भ में किया गया है। तीसरा स्टेटमेंट है कि राजभाषा आयोग द्वारा दी गई सिफारिशों की समीक्षा के लिए लोकसभा से 20 सदस्यों
और राज्यसभा से 10 सदस्यों वाली एक समिति स्थापित की जाएगी। तो उपर्युक्त में से कितने कथन यहाँ पे सही होंगे? तो यहाँ पे देखा जाए तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 350 जो है भाषाई अल्पसंख्यकों या भाषाई अल्पसंख्यक समूहों के बच्चों के लिए शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करने के राज्यों के कर्तव्य से संबंधित है। और यहाँ पे कहा गया है कि भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी होगा जिसे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट सही हो गया। इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट है कि दूसरे स्टेटमेंट में कहा गया है कि अनुच्छेद 351 में यह प्रावधान है कि हिंदी भाषा के प्रसार को बढ़ावा दिया जाएगा और इसे विकसित करना ताकि यह भारत की समग्र संस्कृति के सभी तथ्यों के लिए अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में काम करे। तो यहाँ पे जो है दूसरा स्टेटमेंट भी सही होगा। इसके अलावा जो है तीसरे स्टेटमेंट की बात की जाए तो तीसरे में बात की जाए तो इस समिति में जो है 30 मेंबर होंगे, 20 जो है लोकसभा से, 10 राज्यसभा से, और आयोग की सिफारिशों की जांच करने और राष्ट्रपति को अपनी राय देने के लिए जिम्मेदार होंगे। साथ ही राष्ट्रपति तब समिति की रिपोर्ट के आधार पर निर्देश जारी कर सकता है। तो यहाँ पे जो है तीसरा भी सही है। तो इस प्रकार यहाँ पे सभी तीनों विकल्प सही है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7वां। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को अस्वीकार करने के उद्देश्य से अग्रिम सूचना के 14 दिनों के भीतर लोकसभा की विशेष बैठक आयोजित की जा सकती है। दूसरा स्टेटमेंट है कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा और निरसन में राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं है। तीसरा स्टेटमेंट है कि संसद द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। चौथा स्टेटमेंट है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति केंद्र से राज्यों को वित्त हस्तांतरण को कम या जो है निरसित कर सकता है। तो उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे देखा जाए तो अनुच्छेद 352(8) के तहत जो है राष्ट्रीय आपातकाल की जो है घोषणा को अस्वीकार करने के उद्देश्य से अग्रिम सूचना के 14 दिनों के भीतर लोकसभा की विशेष बैठक जो है आयोजित की जा सकती है। इसलिए यहाँ पे पहला कथन सही हो जाएगा। ऐसा सिर्फ जो है लोकसभा अध्यक्ष या राष्ट्रपति को ऐसा नोटिस जब प्राप्त होता है तभी ही ये बैठक आयोजित की जा सकती है। ठीक है। और दूसरा स्टेटमेंट देखा जाए तो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट इसलिए सही नहीं है कि अनुच्छेद 352 के तहत जो है जारी की गई प्रत्येक उद्घोषणा जो है संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी और उद्घोषणा को मंजूरी देने वाले प्रस्तावों को दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। इसके अलावा तीसरे स्टेटमेंट में बात की जाए तो तीसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पे सही है। चौथा स्टेटमेंट की बात की जाए तो चौथा स्टेटमेंट भी यहाँ पे सही है। ठीक है। इसलिए यहाँ पे 3 स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में कहा गया है कि नीति निर्देशक तत्व किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। तो ऐसा भारत के संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 37 में कहा गया है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और उसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान निष्कासन रीति और आधारों पर हटाया जा सकता है। दूसरा स्टेटमेंट है कि वह भारत सरकार के अधीन आगे के पद के लिए पात्र नहीं है, लेकिन वह राज्यों के समान प्रकृति के वित्तीय प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकता है। इसके अलावा तीसरा स्टेटमेंट है कि वह संघ के खातों से संबंधित रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है, जो इस रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करता है। तो उपर्युक्त में से कितने कथन यहाँ पे सही है? ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है सीएजी है, वो भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत जो है
एक स्वतंत्र प्राधिकरण है और इसके तहत देखा जाए तो वह भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग का प्रमुख और सार्वजनिक पूंजी का मुख्य संरक्षक होता है। तो इसके संदर्भ में बात की जाए तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट सही है, ठीक है। और इसका जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो वहाँ तक उसका कार्यकाल रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट सही है। और दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है, क्योंकि जो है सीएजी के रूप में इस्तीफा देने के बाद वह भारत सरकार के या किसी भी अन्य राज्य के अधीन किसी और पद के लिए पात्र नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। इसके अलावा बात की जाए तीसरे स्टेटमेंट की, तो तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पे पूछा गया है कितने स्टेटमेंट सही है, तो 2 स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, पहला और तीसरा। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां। प्रिवी पर्स के संदर्भ में रियासतों को दिए गए विशेषाधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे हम लोग 10वें में देखते हैं। तो पहला स्टेटमेंट है कि प्रिवी पर्स जो है एक विशिष्ट धनराशि थी जो भारत सरकार द्वारा रियासतों के शासकों को प्रतिवर्ष दी जाती थी। दूसरा स्टेटमेंट है कि जो है प्रिवी पर्स की अवधारणा को 26वें संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा समाप्त कर दिया गया था। तो यहाँ पे देखा जाए तो पहला स्टेटमेंट तो सही है, ठीक है, और दूसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पे सही है, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 291 के बारे में हम देखें थोड़ा सा, तो इसके तहत जो है ये जो शासक थे इनको जो है प्रिवी पर्स की गारंटी दी गई थी और जो है ये भुगतान कर मुक्त हुआ करते थे और इनका भुगतान जो है भारत सरकार की जो संचित निधि है उससे किया जाता था, ठीक है। और इस प्रिवी पर्स को लागू करने का मुख्य उद्देश्य यह रखा गया कि धार्मिक और औपचारिक उद्देश्य जो थे और शासकों के जो सभी खर्चे थे उनकी पूर्ति करने के लिए इसको लागू किया गया था। लेकिन जो है 1971 का दौर आया, जब जो है उस समय जो है प्रधानमंत्री हुआ करती थी इंदिरा गांधी, उन्होंने एक संशोधन लागू किया, 26वां संशोधन, और इसके तहत जो है सभी रियासत शासकों के जो है विशेषाधिकार और प्रिवी पर्स को समाप्त कर दिया गया। और संशोधन के अनुसार अनुच्छेद 291 और 362 को भारतीय संविधान से हटा दिया गया और भारत के राष्ट्रपति ने अब किसी भी राजकुमार या प्रमुख को शासक के रूप में मान्यता देना बंद कर दिया है। तो इस प्रकार यहाँ पे देखा जाए तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कि दोनों स्टेटमेंट सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11वां। द पाथ टू इक्वल्स ट्विंस इंडाइसिस ऑन विमेंस एम्पावरमेंट एंड जेंडर इन इक्वलिटी रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला कथन है कि वैश्विक लिंग समानता सूचकांक और महिला सशक्तिकरण सूचकांक 2 संकेतक हैं इसके। नेक्स्ट है स्टेटमेंट नंबर 2, इन्हें विश्व आर्थिक मंच और यूएन वीमेन द्वारा जो है प्रकाशित किया जाता है। तीसरा स्टेटमेंट है कि रिपोर्ट के अनुसार उच्च महिला सशक्तिकरण और उच्च लैंगिक समानता वाले देशों में 1% से भी कम महिलाएं और बालिकाएं रहती हैं। तो इस रिपोर्ट के संदर्भ में 3 कथन दिए गए हैं, तो उपयुक्त में से कितने कथन सही है ये आपको बताना है। तो 11वें में हम लोग देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम लैंगिक समानता और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो है संयुक्त राष्ट्र इकाई ने जो है द पाथ टू इक्वल्स ट्विन इंडेक्स ऑन वीमेंस एम्पावरमेंट एंड जेंडर इन इक्वलिटी रिपोर्ट प्रकाशित की गई। यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि इन्हें विश्व आर्थिक मंच और यूएन वुमेन द्वारा प्रकाशित किया गया। तो यहाँ पे देखा जाए तो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे विश्व आर्थिक मंच नहीं होना चाहिए था, केवल यूएन वुमेन होना चाहिए था, तब ये सही होता। इसलिए यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट जो है गलत है। इसके अलावा जो है बात की जाए पहले स्टेटमेंट की, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। यह जो है विश्व भर में महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता की स्थिति को मापने के लिए एक बहुआयामी ढांचा है और इसके 2 संकेतक हैं जो यहाँ पे लिखा है कि महिला सशक्तिकरण सूचकांक और जो है वैश्विक लिंग समानता सूचकांक, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट है कि रिपोर्ट के अनुसार बात की जाए तो उच्च महिला सशक्तिकरण और जो है उच्च लैंगिक समानता वाले देश में 1% से भी कम महिलाएं और बालिकाएं रहती हैं। ये स्टेटमेंट भी सही है।
इस प्रकार यहाँ पे दो स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, पहला और तीसरा। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ कटौती प्रस्ताव है, दूसरी तरफ नीति मांग राशि पर जो है उसका पड़ने वाला प्रभाव है। तो यहाँ पे देखा जाए फर्स्ट ऑप्शन में है नीति कटौती प्रस्ताव है, यानी मांग में जो है अंतर्निहित नीति की अस्वीकृति को ये दर्शाता है, तो ये मिलान जो है सही होगा। इसके अलावा आर्थिक कटौती प्रस्ताव है, ठीक है, इसे इसलिए पेश किया जाता है ताकि मांग की मात्रा एक जो है निर्दिष्ट राशि से कम हो जाए, तो यहाँ पे ये भी मिलान सही है। अगला है सांकेतिक कटौती प्रस्ताव, तो यहाँ पे देखा जाए तो इसे इसलिए पेश किया जाता है ताकि मांग की राशि 100 रुपये से कम हो जाए, ठीक है, जबकि यहाँ पे लिखा है राशि घटाकर 1 रुपये हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है तीसरा वाला सही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे सही युग्मों के अनुसार देखा जाए तो बी ऑप्शन सही है, केवल 2 युग्म सही सुमेलित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13वां नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, परक्राम्य लिखित अधिनियम 1881 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि अधिनियम के तहत परक्राम्य लिखित राजकोष, वचन पत्र, विनिमय पत्र, हुंडी और चेक है, जबकि दूसरा स्टेटमेंट है कि यह परक्राम्य लिखित मांग पर या एक निश्चित समय पर भुगतान करने का बिना शर्त वादा है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही होगा? तो यहाँ पे हम लोग जो है 13 नंबर देखते हैं। 13 नंबर में देखा जाए तो परक्राम्य लिखित अधिनियम 1881 की धारा 13 के अनुसार हम बात करें तो ये जो परक्राम्य लिखित है अधिनियम, तो ये परक्राम्य लिखित वचन पत्र, विनिमय पत्र और चेक या तो आदेश या लिखित के वाहक को दे 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। इसमें हुंडी वगैरह सम्मिलित नहीं होता है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। और दूसरा स्टेटमेंट है, ठीक है, कि एक जो है परक्राम्य लिखित जिसमें जो है राशि चुकाने का वादा किया जाता है और इस समझौते के योग्य होने के लिए इस पर हस्ताक्षर होना चाहिए और एक राशि का भुगतान करने का बिना शर्त वादा होता है और मांग पर या एक निश्चित समय पर यह देय होता है, यानी देना पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट सही है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 14, केंद्रीय सूचना आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार केंद्र सरकार ने एक निकाय का गठन किया है जिसे केंद्रीय सूचना आयोग के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो है स्टेटमेंट है कि आयोग के निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होता है। तीसरा स्टेटमेंट है कि मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त के लिए जो है आरटीआई अधिनियम में कोई अहर्ता या अनअहर्ता का उल्लेख नहीं है। तो उपर्युक्त में से कितने कथन यहाँ पे सही है ये आपको बताना है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, केंद्रीय सूचना आयोग से संबंधित क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 14 नंबर में हम ये देखते हैं कि जो है केंद्रीय सूचना आयोग का गठन जो है सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत किया गया और इसके तहत देखा जाए तो आयोग का अधिकार क्षेत्र जो है सभी केंद्रीय सार्वजनिक प्राधिकरणों तक विस्तृत है, ठीक है, और इसे जो है केंद्रीय सूचना आयोग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इसको जो है अधिसूचित कब किया गया था? 12/10/2005 को। तो यहाँ पे देखा जाए पहला स्टेटमेंट इसीलिए सही हो जाएगा। और आयोग के निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होते हैं, ये भी स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। तीसरा स्टेटमेंट है, ठीक है, कि मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों के लिए आरटीआई अधिनियम में कोई अहर्ता या अनिर्णयता का उल्लेख नहीं है, ठीक है। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 12(6) में यह प्रावधान किया गया है कि एक सूचना आयुक्त या सूचना जो है आयुक्त को किसी मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त को किसी अन्य लाभ का पद धारण करने, किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की विधानमंडल का सदस्य होने या किसी राजनीतिक दल या व्यवसाय को संचालित करने या कोई अन्य पेशा करने से जो है संबंध होने की अनुमति नहीं है। तो यही इसमें उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे उल्लेख किया गया है इस चीज़ का, तो यहाँ पे केवल 2 स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, पहला और दूसरा, तीसरा यहाँ पे गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आच्छादन का सिद्धांत के संदर्भ में सही है?
तो यहाँ पे 15 नंबर में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे देखा जाए डी ऑप्शन देखते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पे सही है कि यदि कोई पूर्व संवैधानिक विधि जो है मूल अधिकारों के विरोधाभासी हो जाता है तो वह स्थायी रूप से समाप्त नहीं होता है बल्कि अमान्य हो जाता है। इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबकि यहाँ पे ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और सी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 है। 16 नंबर क्वेश्चन है रंगनाथ मिश्रा आयोग किससे संबंधित है। तो 16 में बात की जाए, सही जवाब है ए ऑप्शन, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक से संबंधित है। ठीक है, देखा जाए इसके एक्सप्लेनेशन के तहत हम लोग बात करें तो धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा आयोग की जो है वर्ष 2007 में रिपोर्ट इस्लाम और ईसाई धर्म अपनाने वाले दलितों के लिए अनुसूचित जाति आरक्षण की सिफारिश की गई 2007 में। और दलित और ईसाइयों को न केवल अपने धर्म के उच्च जाति के सदस्यों से बल्कि व्यापक रूप से देखा जाए तो हिंदू प्रभुत्व वाले समाज से भी भेदभाव का सामना करना पड़ रहा था। इसलिए जो है सरकार ने रंगनाथ मिश्रा आयोग की जो है एक जो है कमेटी का गठन किया जिसने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की। ठीक है, और इसकी जो है सिफारिश करी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन है सी बकनार्थ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है पश्मीना, खुबानी और लद्दाखी जो है कास्ट तक्षण के बाद यह जम्मू और कश्मीर के लिए चौथा भौगोलिक जो है उपदर्शन प्रमाणन है, यानी जीआई टैग है। दूसरा स्टेटमेंट है कि इसका उपयोग ईंधन, औषधि और पोषण पूरक के रूप में किया जा सकता है। तीसरा स्टेटमेंट है कि इसके बहुमूल्य गुणों के कारण इसे गोल्डन बुश या स्वर्ण खान भी कहा जाता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि उपरोक्त में से कितने कथन यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे देखा जाए ये लिखा है, ये तीनों जो है यहाँ पे जो देखा है ये जो उपदर्शन है, ठीक है, उपदर्शन के संबंध में बात हो रही है। तो यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे जम्मू कश्मीर की जगह लद्दाख होना चाहिए था, तो यहाँ पे ये सही होता है, इसलिए यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। इसके अलावा जो है दूसरा स्टेटमेंट है कि सी बकथार्न का उपयोग जो है ईंधन, औषधि और पोषण के लिए किया जाता है, तो ये सही है। और तीसरा भी यहाँ पे सही है, तो इसलिए यहाँ पे दो स्टेटमेंट सही है, जो है दूसरा और तीसरा। अगला है क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है विलुप्त होने की गति त्वरित होना, दूसरा है भूजल की कमी, तीसरा है पर्वतीय ग्लेशियरों का जो है विगलन, चौथा है अंतरिक्ष का मलबा, पांचवा है असहनीय गर्मी, पांचवा है जो है अमीबाकरणी भविष्य। ठीक है, अमीबाकरणी भविष्य। तो उपर्युक्त में से कितने जो है इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट 2023 में उल्लिखित जोखिम के जो है अग्रण संधान बिंदु हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे जो है 6 बिंदु दिए गए। ठीक है, तो ये सभी 6 के 6 बिंदु जो है इससे संबंधित है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है अनुकूलक को सर्वोत्तम रूप से संदर्भित करता है। तो यहाँ पे 19 में देखा जाए तो यहाँ पे सही जवाब है ए ऑप्शन, कि अनुकूलक जो है किसी जीव का बाह्य स्वरूप उसके पर्यावरणीय कारकों से प्रभावित होता है। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 20, जीवोम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि समशीतोष्ण पर्णपाती वन जो है मृदा पौड जोली और गहरी होती है। दूसरा स्टेटमेंट है कि अधिक वर्षा वाले शीत क्षेत्रों और दीर्घ शीतकाल के साथ जो है सुदृढ़ मौसमी जलवायु जो है शंकुधारी वन की विशेषता है। तीसरा स्टेटमेंट है कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो है भूमध्य रेखा के निकट पाए जाते हैं। तो उपर्युक्त में से कितने कथन यहाँ पे सही होंगे। तो पहले बात करते हैं शंकुधारी वन के बारे में। ठीक है, तो उच्च वर्षा वाले शीत क्षेत्र
दीर्घ शरतकाल और लघु ग्रीष्मकाल के साथ सुदृढ़ मौसमी जलवायु शंकुधारी वन की एक विशेषता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे जो है दूसरा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, इसके अलावा जो है एक बात की जा रही है समशीतोष्ण पर्णपाती वन की, पहले ऑप्शन में। ठीक है, तो समशीतोष्ण वन की एक विशेषता है कि यह जो है मध्यम जलवायु और चौड़ी पत्ती वाले पर्णपाती वृक्ष है जो पतझड़ में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं और शीतकाल में पत्ती विहीन हो जाते हैं और वसंत में नए पत्ते उगते हैं। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि समशीतोष्ण वन की मृदा जो है पौड़जोली और गहरी होती है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट भी सही होगा। इसके अलावा जो है तीसरा स्टेटमेंट है उष्णकटिबंधीय जो है वर्षा वन के बारे में। तो ये जो है भूमध्य रेखा के निकट पाए जाते हैं और ये पृथ्वी पर सबसे विविध और समृद्ध समुदायों में से एक हैं। तो तीसरा भी सही है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। लाइकेन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है जो है शैवालांश जो है विषमपोषी है, जबकि जो है कौकांश जो है स्वपोषी है। दूसरा स्टेटमेंट है कि जो है शैवालांश में शामिल सूक्ष्मजीव एक जो है शैवाल या जो है साइनोबैक्टीरियम है, जबकि जो है कौकांश में शामिल सूक्ष्मजीव जो है एस्कसी कवक है। तो उपर्युक्त में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो 21 में देखते हैं हम लोग कि यहाँ पे जो है शैवालांश जो है स्वपोषी होता है, ना कि विषमपोषी। ठीक है, और यहाँ शामिल सूक्ष्मजीव का प्रकार जो है शैवाल या साइनोबैक्टीरिया है। तो यहाँ पे जो है पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है, जबकि यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, इसलिए जो है बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे लाइकेन के संदर्भ में बात हो रही है। तो लाइकेन जो है पादप जैसे जीवों की लगभग 15,000 प्रजातियों में से कोई भी जिसमें शैवाल या साइनोबैक्टीरिया और कवक का सहजीवी संघ शामिल होता है उसे ही जो है लाइकेन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। लोकप्रिय पर्यावरण आंदोलनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि चिपको आंदोलन 1970 के दशक की शुरुआत में उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय में शुरू हुआ। दूसरा कथन है कि जो है अपिको आंदोलन कर्नाटक में जो है पांडुरंगा हेगड़े द्वारा शुरू किया गया था। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो 22 में बात करें तो यहाँ पे देखा जाए तो पहला स्टेटमेंट सही है यहाँ पे और दूसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पे सही है। ठीक है, तो यहाँ पे बात की जाए चिपको आंदोलन के बारे में तो 1970 के दशक में भारत में ग्रामीणों और विशेषकर महिलाओं द्वारा शुरू किया गया ये अहिंसक जो है सामाजिक और जो है पारिस्थितिक आंदोलन था, जिसका उद्देश्य यह था कि सरकार समर्थित जो है वनोन्मूलन के लिए निर्धारित वृक्षों और वनों की रक्षा की जाए। ठीक है, और जो है दूसरा स्टेटमेंट के बारे में बात की जाए तो इस आंदोलन को जो है अपिको नाम दिया गया था, जिसका कन्नड़ में अर्थ होता है आलिंगन करना। इसका मतलब हुआ कि वृक्ष की सुरक्षा करना। इसका एक प्रतीक जो है कथन था या निशान कह सकते हैं। और इस आंदोलन की स्थापना और नेतृत्व करता जो है पर्यावरण कार्यकर्ता पांडुरंगा हेगड़े थे और यह जो है 1983 में शुरू किया गया था। तो यहाँ पे दोनों कथन सही है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 23। यह ऐसी प्रक्रिया है जो ऊपरी परतों से जो है सेस्कियो ऑक्साइड के स्थान पर सिलिका को जो है अपसारित कर देती है और इस तरह जो है सेस्कियो ऑक्साइड को जो है संमृदा में सांद्रित होने के लिए वर्जन कर देती है। यह परिघटना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यहाँ पे देखा जाए 23 में तो यह जो है परिघटना जो है लेटेराइटी भवन से संबंधित है और लेटेराइटी भवन एक ऐसी प्रक्रिया है जो ऊपरी परतों से जो है सेस्कियो ऑक्साइड के बजाय सिलिका को जो है अपसारित कर देती है और इस तरीके से देखा जाए तो सेस्कियो ऑक्साइड को संमृदा में सांद्रित होने के लिए वर्जन कर देती है। तो ये कथन जो है लेटेराइटी भवन के लिए उपयुक्त कथन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि जो है अंटार्कटिका की तुलना में आर्कटिक में ध्रुवीय प्रवर्धन
अधिक सुदृढ़ है। दूसरा कथन है कि आर्कटिक महासागर जो है समुद्री बर्फ से आच्छादित है, जबकि जो है अंटार्कटिका अधिक ऊंचाई वाला महाद्वीप है जहां अधिक स्थायी बर्फ और हिमपात होता है। तो यहाँ पे 24 में देखा जाए तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट ही सही होगा, पूछा भी गया है सही कथन के लिए। पहला और दूसरा दोनों कथन सही है और कथन सेकंड जो है पहले की सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 से। ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस वॉच के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है इसे विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा जो है अनुमोदित किया गया है। दूसरा कथन है इसका उद्देश्य सभी अंतरिक्ष आधारित और भू आधारित प्रक्षेपण प्रणालियों, साथ ही प्रतिरूपण और आंकड़ा समीकरण क्षमताओं को एक स्थान पर समेकित करना है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे 25 में देखा जाए तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग 25 में देखते हैं कि पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा भी सही है, इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसे वर्ष 1989 में स्थापित, ठीक है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन के ग्लोबल एटमॉस्फेयर वॉच और इसके एकीकृत वैश्विक ग्रीन हाउस गैस सूचना प्रणाली पर बनाया गया था। ठीक है, और इसके जो है मुख्य 4 घटक थे। ठीक है, वो आप जो आपको जो है PDF सेंड कर दी जाएगी, उसमें आप एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करना जो है वीडियो बहुत लेंदी बना देगा। ठीक है, तो जो है एक्सप्लेनेशन को हम लोग शॉर्ट में रखेंगे ताकि वीडियो जो है 2 घंटे के दायरे में सीमित रहे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ जैव विविधता विरासत स्थल है, दूसरी तरफ उनसे संबंधित राज्यों का जिक्र है। तो पहला ऑप्शन है कि ग्लोरी ऑफ अल्लापल्ली दे रखा है, तो इसका संबंध मिलान देखना है 26 में। तो इसका संबंध किससे है? महाराष्ट्र से है। ठीक है, ना कि केरल से। तो पहला मिलान गलत हो गया। दूसरा है अम्बरकुंडा, अम्बरकुंडा का मिलान होगा कर्नाटका से, लिखा है उड़ीसा, यह भी मिलान गलत हो जाएगा। अगला है हो ग्रेकन, ठीक है, इसका मिलान होगा कर्नाटका से, लिखा है हिमाचल प्रदेश, यह भी मिलान गलत हो गया। ठीक है, एक और जो है विरासत स्थल है आश्रम, ठीक है, इसका संबंध केरल से है। और एक और है जो है उच्च उन्नतांश गोचर भूमि, इसका संबंध हिमाचल प्रदेश से है। तो यहाँ पे सारे ही जो है युग्म सही सुमिलित नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, कोई भी मिलान सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। 27 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि घोल मछली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो जो है तो अभी हाल ही में गुजरात ने जो है स्थानीय रूप से घोल मछली के रूप में जाने वाली ब्लैक स्पॉटेड क्रोकर को राजकीय मछली घोषित किया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सही जवाब होगा सही जवाब क्या होगा कि जो है घोल मछली मुख्य रूप से हिंद प्रशांत क्षेत्र में पाई जाती है। इसका निवास स्थान जो है फारस की खाड़ी से लेकर प्रशांत महासागर के विशाल जल तक जो है विस्तृत रूप है। ठीक है, हाल ही गुजरात सरकार ने घोल मछली को राजकीय मछली घोषित किया है। ठीक है, और जो है यहाँ पे पहला स्टेटमेंट भी सही है और तीसरा भी सही है, सी भी सही है और डी भी सही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है, गलत है, इसलिए जो है गलत के लिए पूछा गया है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब होगा। क्योंकि जो है यहाँ पे देखा जाए तो घोल मछली मुख्य रूप से हिंद महासागर में क्षेत्र में पाई जाती है, ना कि जो है फारस की खाड़ी में। तो यही जो है कथन गलत है। अगला है क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय डार्क स्काई पार्क बन गया है? तो यहाँ पे देखा जाए महाराष्ट्र में जो है पेंच बाग अभयारण्य है, उसको जो है 11 जनवरी 2024 को भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय डार्क स्काई पार्क नामित किया गया है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही जवाब होगा। ठीक है, यह जो है उद्यान जो है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में स्थित है तथा भारत के जो है प्रमुख जो है बाघ अभयारण्यों में से एक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 नंबर क्वेश्चन है जलवायु परिवर्तन 2023 पर
पीटर्सबर्ग संवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है कि इसकी मेजबानी जो है बर्लिन में जर्मनी और फ्रांस ने की थी। दूसरा स्टेटमेंट है कि अधिकरण का लक्ष्य सीओपी जलवायु परिवर्तन सम्मेलनों में सफल वार्ता के लिए तैयारी करना है। तीसरा स्टेटमेंट है कि इसने भूमंडलीय तापन को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में तीव्र कटौती करने की आवश्यकता पर बल दिया है। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव किया जाए। तो यहाँ पे अपन से पूछा जा रहा है 29 नंबर क्वेश्चन में जो है सही कथन कौन कौन से होंगे। तो पहला कथन दे रखा है कि इसकी मेजबानी बर्लिन में जर्मनी और फ्रांस ने की थी, यही दे रखा है। ठीक है, तो इसकी मेजबानी जर्मनी में 2 और 3 मई 2023 को जर्मनी और संयुक्त अरब अमीरात ने की थी। ठीक है, और की थी जो है जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क अभिसमय के लिए 28वें पक्षकार सम्मेलन की मेजबानी कर रहे थे ये दोनों नेशन। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे फ्रांस नहीं होना चाहिए, यहाँ पे संयुक्त अरब अमीरात होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। ठीक है, और यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पे सही है। तीसरा भी सही है, इसलिए यहाँ पे जो है दूसरा और तीसरा सही होगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। भारत में तेंदुओं की स्थिति 2022 रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि केवल 1/3 तेंदुए ही शिवालिक भूदृश्य के संरक्षित क्षेत्रों में है। दूसरा स्टेटमेंट है कि मध्य प्रदेश में तेंदुओं की संख्या सर्वाधिक है। तीसरा स्टेटमेंट है कि भारत में वर्ष 2018 से 22 के बीच तेंदुओं की संख्या में 21% की वृद्धि हुई है। तो अपन से यहाँ पे क्या पूछा गया है ये समझ लेते पहले कि कितने कथन यहाँ पे सही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 को। क्वेश्चन नंबर 30 में देखा जाए तो भारत में तेंदुओं की स्थिति रिपोर्ट 2022 के संदर्भ में हम लोग बात करें तो भारत में तेंदुओं की संख्या वर्ष 2018 में 12,852 से 8% बढ़कर वर्ष 2022 में 13,874 हो गई, 13,874 हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, क्योंकि वृद्धि कितनी हुई है 8% की। ठीक है, इसलिए तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो गया। और तेंदुओं की लगभग 65% जो है संख्या जो है शिवालिक भूदृश्य के संरक्षित क्षेत्रों के बाहर विद्यमान है। केवल 1/3 तेंदुए ही संरक्षित क्षेत्रों में हैं। तो इसलिए यहाँ पे पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ठीक है, और मध्य प्रदेश में तेंदुओं की सबसे अधिक संख्या लगभग कितनी है 3,907 है। इसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटका और तमिलनाडु का स्थान आता है। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तो इस प्रकार से अपन से पूछा गया था कि कितने स्टेटमेंट सही हैं, तो 2 स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। ठीक है, पहला और दूसरा। अगला है क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि विषाणु पोषी कोशिका के बिना जो है पुनरुत्पादन नहीं कर सकते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है कि विषाणु में कोई डीएनए नहीं होता, क्योंकि आनुवांशिक जानकारी आरएनए के रूप में निहित होती है। तीसरा स्टेटमेंट है कि विषाणु पादप पशुओं और जीवाणुओं को भी संक्रमित कर सकते हैं। तो उपयुक्त कथनों में से कितने कथन यहाँ पे सही हैं। तो 31 में हम लोग देखें तो 31 में देखें तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। इसमें जो है सिंगल स्टैंडर्ड या डबल स्टैंडर्ड डीएनए और या फिर आरएनए शामिल होता है, जबकि ऑप्शन में कह रहा है कि विषाणु में कोई डीएनए नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। ठीक है, क्योंकि जो है यहाँ पे शामिल होता है। ठीक है, और तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे 2 स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, पहला और तीसरा, क्योंकि जो है विषाणु का कोई भी समूह जो जीवाणु को संक्रमित करता है उसे जो है हम लोग क्या कहते हैं जीवाणु भोजी कहेंगे। और जो है इसमें जो है ये जो है जीवाणु नामक एकल कोशिका वाले जो है प्रकेंद्री जीवों को भी संक्रमित कर सकता है यह। और इन भोजी की हजारों किस्में होती हैं, जिनमें से प्रत्येक केवल एक प्रकार या कुछ प्रकार के जीवाणु या जो है आद्य जीवाणु को संक्रमित कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो है तीसरा स्टेटमेंट भी सही था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित वेक्टर जनित रोगों पर विचार कीजिए। पहला है मलेरिया, दूसरा चिकनगुनिया, तीसरा कालाजार,
चौथा जो है फाइलेरिया, पांचवा डेंगू, छठा जापानी इंसेफ्लाइटिस। तो उपर्युक्त में से कितने वायरल रोग हैं? देखा जाए, एक तो जो है मलेरिया है, एक तो मलेरिया है, चिकनगुनिया है, ठीक है, और जापानी इंसेफ्लाइटिस है, 3 है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। नाभिकीय रिएक्टरों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। पहला है क्वथन जल रिएक्टर, इसके सामने लिखा है जल का शीतलक और अवमंदक दोनों के रूप में उपयोग करता है, तो ये जो है सही सुमेलित है। अगला है जो है तीव्र जो है अभिजनक रिएक्टर, ठीक है, तीव्र अभिजनक रिएक्टर, ठीक है। इसके सामने लिखा है कि थोरियम 232 का उपयोग विखंडनीय सामग्री के रूप में करता है, ठीक है। तो यहाँ पे थोरियम जो है 232 का नहीं 233 का उपयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ पे ये मिलान जो है गलत हो जाएगा। अगला है तीसरा वाला दबाव युक्त भारी जल रिएक्टर, तो इसके संदर्भ में दे रखा है कि प्राकृतिक यूरेनियम ऑक्साइड को ईंधन के रूप में उपयोग कर सकते हैं। इसमें ये जो है सही है, और इसीलिए जो है इन्हें जो है अधिक कुशल अवमंदक, इस मामले में भारी जलवायु की आवश्यकता भी होती है, इसलिए इन्हें जो है कुशल अवमंदक कहा जाता है, और इसमें जो है भारी जल D2O की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पे देखा जाए पहला और तीसरा सही है, तो यहाँ पे जो है 2 स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, ठीक है, पहला और तीसरा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि लिथियम आयन बैटरी का उपयोग मोबाइल फोन, लैपटॉप और इलेक्ट्रिक वाहनों में किया जाता है। दूसरा कथन है कि सोडियम आयन बैटरी एक प्रकार की ठोस अवस्था बैटरी होती है। तीसरा कथन है कि ऊर्जा संग्रहित करने के लिए लौह वायु बैटरियां जो है प्रतिवर्ती जंग लगने का उपयोग करके बनाई जाती हैं। तो उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे जो है 34 में हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पे जो है पहला स्टेटमेंट यहाँ पे सही है कि आजकल देखा जाए तो अधिकांश जो है ईवी लिथियम आयन बैटरी द्वारा ही संचालित है, और एक जो है 10 को पुरानी, ईवी का मतलब है कि इलेक्ट्रिक वाहन, ठीक है। तो अधिकांश इलेक्ट्रिक वाहन जो है लिथियम आयन बैटरी द्वारा ही संचालित हो रही हैं आजकल जो है, और एक 10 को पुरानी जो है तकनीक जिसका उपयोग जो है लैपटॉप और सेल फोन में किया जाता था। यह एक जो है 10 को पुरानी तकनीक है। जब छोटे छोटे फ़ोन आते थे, जैसे नोकिया का आता था, उसमें लिथियम की बैटरी का उपयोग किया जाता था, उसी लिथियम की बैटरी का उपयोग अब जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल में किया जा रहा है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके अलावा दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि सोडियम आयन बैटरी एक प्रकार की ठोस अवस्था बैटरी है। तो यहाँ पे देखा जाए दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, तो यहाँ पे देखा जाए ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, क्योंकि जो है हम लोग देखा जाए तो अभी हम लोग जो है लिथियम पे काफ़ी ज़्यादा निर्भर है, लिथियम आयन बैटरी पे, लेकिन जो है अगर बात की जाए तो जो है वैज्ञानिक जो है इस पे भी रिसर्च कर रहे हैं, सोडियम आयन बैटरी पे भी, और कहीं कहीं जो है उत्पाद है बन रहे हैं वो सोडियम आयन बैटरी के लिए भी बन रहे हैं, लेकिन जो है यहाँ पे ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिलता कि ठोस अवस्था बैटरी है, ठीक है। इसलिए दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है। तीसरे स्टेटमेंट की बात की जाए तो ऊर्जा संग्रहित करने के लिए लौह वायु बैटरियाँ जो है प्रतिवर्ती जंग लगने का उपयोग करके बनाई जाती हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इस प्रकार से यहाँ पे 2 स्टेटमेंट सही है, पहला और तीसरा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि भारतीय नौसेना के कलवरी श्रेणी के जहाज डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां हैं जिन्हें प्रतिद्वंदी नौसैनिक जहाज़ों को निशाना बनाने और डुबाने के लिए अभिकल्पित किया गया है। दूसरा कथन है कि भारतीय नौसेना वर्तमान में चक्र, अरिहंत और जो है सिंधु घोष नामक नाव की संचालित पनडुब्बियों की 3 श्रेणियों का संचालन करती है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है।
तो यहाँ पे देखा जाए तो पहला कथन यहाँ पे सही है, ठीक है, जबकि यहाँ पे दूसरा कथन यहाँ पे गलत हो जाता है, क्योंकि जो है वर्तमान परिदृश्य में बात की जाए तो भारत में चक्र और अरिहंत की नाप की संचालित श्रेणियों में से प्रत्येक में एक पनडुब्बी संचालित है, ठीक है। यहाँ पे जो है सिंधु घोष का जो है जिक्र नहीं आता, क्योंकि इसके अलावा डीजल इलेक्ट्रिक श्रेणी की 3 जो है कलवरी, शिशुमार और सिंधु घोष से संबंधित 14 पनडुब्बियों का संचालन किया जाता है, जिनमें से कुछ पुरानी हो चुकी हैं। तो यहाँ पे जो है अलग अलग तीनों श्रेणियों की पनडुब्बियाँ हैं, इसलिए जो है ये जो है गलत हो जाता है दूसरा स्टेटमेंट। और तो यहाँ पे सही जवाब होगा, केवल पहला स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो वर्तमान परिदृश्य में बात हो रही थी, तो वर्तमान परिदृश्य में सिर्फ चक्र और अरिहंत ही जो है पनडुब्बियाँ ऐसी हैं जो नाव की संचालित पनडुब्बियाँ हैं। बाकी जो है कलवरी है, शिशुमार है और सिंधु घोष है, ये सब जो है डीजल इलेक्ट्रिक श्रेणी की जो है पनडुब्बियाँ हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन जो है कोबोट्स पद का सर्वोत्तम वर्णन करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 36 का सही जवाब है डी ऑप्शन। ये ऐसे रोबोट्स हैं जिनका उद्देश्य साझा कार्यस्थलों में मनुष्यों के साथ सहयोग करना और शारीरिक रूप से अंतःक्रिया करना है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, ठीक है। कोबोट के आने से यह तकनीक न केवल समय बल्कि पैसा बचाने में भी काफ़ी मदद करेगी इंसान की, और जो है और भी काफ़ी सारे उपयोग है इसके, ठीक है। तो आप लोगों को एक्सप्लेनेशन के लिए सीट शेयर कर दी जाएगी PDF के रूप में, तो आप लोग इसको और भी विस्तार से जान पाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, वेब 3.0 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि वेब 3.0 की अवधारणा जो है क्रिप्टो करेंसी के समान है, क्योंकि जो है दोनों विकेंद्रीकरण और ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित है। दूसरा कथन है कि वेब 3.0 के विपरीत वेब 2.0 चरण उपयोगकर्ताओं को वेब सामग्री के साथ अंतःक्रिया करने की अनुमति नहीं देता था, क्योंकि लोगों के लिए पहुंच वाली अधिकांश वेब सामग्री केवल पढ़ने के लिए थी। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो 37 में हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट गलत है, जबकि यहाँ पे पहला स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, क्योंकि जो है वेब 3.0 जो है आगे की अवधारणा का जो है सबसे बड़ा ब्लॉकचेन माना जाता है, और जो है ब्लॉकचेन जो है क्रिप्टो करेंसी की अभी जो है एक मतलब कि जो कहा जा सकता है ब्लॉकचेन जो है इसका जो है रीढ़ की हड्डी माना जाता है, और आने वाले वर्षों में जो है डिजिटल परिसंपत्तियों के स्वामित्व को कैसे स्थापित और मान किया जाए, इसका एक महत्वपूर्ण ये उदाहरण है। और जबकि जो है दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे जो है वो गलत हो जाता है, पहला सही है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, चंद्रमा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि हम हमेशा चंद्रमा के उसी हिस्से को देखते हैं जब वह पृथ्वी के चारों ओर उसी गति से घूर्णन करता है जिस गति से वह अपनी धुरी पर घूर्णन करता है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है कि चंद्रमा का जो भाग हमें दिखाई देता है उस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, और चंद्रमा के दूसरे भाग जिसे चंद्रमा का अंधकार पक्ष कहा जाता है उस पर जो है सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है। तीसरा स्टेटमेंट है कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की कक्षा धीरे धीरे कम हो रही है, क्योंकि चंद्रमा धीरे धीरे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है करीब आ रहा है। तो उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन यहाँ पे सही होंगे? तो यहाँ पे पहला कथन तो सही है, ठीक है, दूसरा कथन यहाँ पे सही नहीं है, ठीक है, दूसरा कथन यहाँ पे सही नहीं है, क्योंकि जो चंद्रमा का एक पक्ष जो है हमेशा पृथ्वी की ओर जो है होता है, लेकिन विपरीत पक्ष को अंधकार पक्ष कहना। और वास्तव में बात की जाए तो चंद्रमा के दूसरे हिस्से पर भी सूर्य का प्रकाश पड़ता है, लेकिन वह हमारे सुविधाजनक बिंदु से दिखाई ही नहीं पड़ता है हमें। इसके अतिरिक्त बात की जाए तो चंद्रमा का प्रकाशित भाग कक्षा में उसकी स्थिति के आधार पर बदलता है, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, जबकि तीसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि बात की जाए तो ये जो पृथ्वी ग्रह है यह जो है चंद्रमा की कक्षा की तुलना में थोड़ा तेज घूर्णन करती है, और चंद्रमा के सामने पृथ्वी के किनारे पर बना ज्वारीय उभार जो है होता है वो चंद्रपिंड के ठीक जो है आगे बढ़ता है। इसका परिणाम यह होता है कि यह जो चंद्रमा को आगे बढ़ाता है और उसकी कक्षा को थोड़ा तीव्र करता है और उसे 1 इंच दूर ले जाता है, ठीक है।
तो इसे जो है यहाँ पे लिखा है ऑप्शन में कि करीब आ जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये और दूर ले जाता है, इसलिए तीसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पे गलत हो जाता है। तो सही के लिए पूछा था तो केवल एक स्टेटमेंट सही है, पहला वाला। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 39 नंबर क्वेश्चन है, चुंबकत्व और भूचुंबकत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह मानते हुए कि भूचुंबकत्व जो है पृथ्वी की धुरी के साथ एक समतुल्य बार चुंबकत्व से उत्पन्न होता है, पृथ्वी का उत्तरी भौगोलिक ध्रुव इस चुंबकत्व के दक्षिणी ध्रुव से मेल खाता है। दूसरा कथन है कि चुंबकीय एक ध्रुव एक जो है काल्पनिक कण है जो अब तक प्रकृति में नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो 39 में देखा जाए, 39 में देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला जो है कथन के बारे में बात की जाए तो वर्तमान समय में जो है उत्तरी भौगोलिक ध्रुव है जो उस समतुल्य बार चुंबक के दक्षिणी ध्रुव से मेल खाता है। तो यहाँ पे जो है पहला स्टेटमेंट सही है और दूसरा भी यहाँ पे सही है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 40, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह उपग्रह जो है जीपीएस अभिग्रहित्र और रेडियो तरंगों का उपयोग करता है। दूसरा कथन है, इसका उपयोग जो है त्रिपार्श्वन की विधि का उपयोग करके पृथ्वी पर जीपीएस अभिग्रहित्र की स्थिति निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तीसरा कथन है कि जो है अभिग्रहित्र और उपग्रहों के बीच जीपीएस के लिए समय तुल्यकालन परमाणु घड़ियों का उपयोग करके किया जाता है। तो प्रयुक्त कथनों में से कितने कथन यहाँ पे सही है? तो 40 में देखा जाए तो यहाँ पे जो है तीनों कथन सही है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ सागर है, दूसरी तरफ सीमावर्ती देश हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए 41 का, ठीक है, 41 में देखा जाए तो पहला ऑप्शन है जो है बाल्टिक सागर। ठीक है, दूसरा है कैस्पियन सागर। तो यहाँ पे देखा जाए बाल्टिक सागर में देखा जाए तो बाल्टिक सागर जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर की शाखा है, जो है दक्षिणी डेनमार्क से उत्तर की ओर लगभग जो है आर्कटिक वृत्त तक जो है विस्तृत है। ठीक है, और यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये इसका सीमावर्ती देश जो है बेलारूस है, जबकि जो है बेलारूस जो है चारों ओर से इस सतह से घिरा हुआ है और इसकी सीमा जो है बाल्टिक सागर से नहीं लगती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। और कैस्पियन सागर में देखा जाए तो यूक्रेन की सीमा जो है काला सागर से लगती है, ना कि कैस्पियन सागर से, तो ये भी जो है गलत हो जाता है। ठीक है, और तीसरा स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है क्योंकि जो है अजरबैजान की सीमा जो है कैस्पियन सागर से लगती है लेकिन काला सागर से नहीं, तो ये भी गलत हो जाता है। चौथा युग्म जो है सही सम्मिलित है क्योंकि जो है उत्तरी सागर की सीमा जो है जर्मनी से, तो जर्मनी से लगती है, साथ ही नीदरलैंड और दक्षिण में जो है बेल्जियम और फ्रांस से भी लगती है। तो चौथा यहाँ पे सही है, इसलिए एक ही ऑप्शन यहाँ पे सही मिलान है, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि बड़ी नदियों के किनारे प्राकृतिक तटबंध बाढ़ के मैदानों में निक्षेपित होने वाले तटबंधों की तुलना में महीन कणों से बने होते हैं। दूसरा कथन है कि बड़ी नदियों के विसर्प किनारों में कटी हुई एक लंबी मंद प्रारूप निर्मित करती है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे देखा जाए यहाँ पे ना तो पहला कथन सही है ना तो दूसरा कथन सही। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, वायुमंडलीय संस्तरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि क्षोभ सीमा में तापमान समान परिस्थितियों में जल के हिमांक से काफ़ी नीचे होता है। दूसरा स्टेटमेंट है कि पृथ्वी से रेडियो तरंगे मध्यमंडल को पार करने से पहले वायुमंडल द्वारा वापस पृथ्वी पर परावर्तित हो जाती हैं। तीसरा स्टेटमेंट है कि पृथ्वी से जुड़े सौर विकिरण से परावैंगनी विकिरण का अधिकांश अवशोषण समताप मंडल में होता है। तो उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन यहाँ पे सही हैं? तो यहाँ पे 43 में हम लोग देखते हैं, 43 में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे पहला स्टेटमेंट सही है,
ठीक है। क्षोभ मंडल को जो है समताप मंडल से अलग करने वाले क्षेत्र को हम जो है क्षोभ सीमा के नाम से जानते हैं। और क्षोभ सीमा में जो है वायु का तापमान भूमध्य रेखा पर 0 से 80 डिग्री सेल्सियस नीचे और ध्रुवों पर लगभग 0 से 45 डिग्री सेल्सियस नीचे होता है। और यहाँ पे कहा जा सकता है कि यहाँ तापमान लगभग स्थिर रहता है और इसलिए इसे क्षोभ सीमा कहा जाता है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट सही है। और दूसरा स्टेटमेंट और तीसरा स्टेटमेंट के बारे में बात की जाए तो तीसरा भी सही है, जबकि जो है दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है, क्योंकि जो है पृथ्वी से जो है प्रसारित रेडियो तरंगे जो है आयन मंडल परत द्वारा वापस जो है पृथ्वी पर परावर्तित होती हैं और यहाँ का तापमान जो है ऊंचाई के साथ बढ़ने लगता है। ठीक है, तो इसलिए दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दो पहला और तीसरा सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 44। महासागरीय जल संचरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि जो है क्षैतिज गति धाराओं और तरंगों को संदर्भित करती है तथा ऊर्ध्वाधर गति ज्वार को संदर्भित करती है। तो युवा तरंगों की तुलना में धीमी और स्थिर तरंगे बहुत करीब से उत्पन्न होती हैं तथा समूहतः स्थानीय पवनों द्वारा निर्मित होती हैं। तीसरा स्टेटमेंट है कि ज्वार भाटा उत्पन्न करने में समग्र गुरुत्वाकर्षण बल और अपकेंद्रीय बल एक ही दिशा में कार्य करते हैं। तो उपर्युक्त में से कितने कथन यहाँ पे सही होंगे? तो 44 में देखा जाए पहला स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, जबकि दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो पृथ्वी की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि स्थल मंडल पृथ्वी की ठोस बाह्य परत है जिसके एक भाग को जो है स्फेनोस्फीयर कहा जाता है। दूसरा कथन है कि महासागरीय भूपर्पटी सबसे पुरानी शैलों से निर्मित है और आमतौर पर महाद्वीपीय भूपर्पटी से अधिक मोटी होती है। तीसरा स्टेटमेंट है कि कोई भी जो है विवर्तनिकी प्लेट या तो महासागरीय स्थलमंडल या केवल महाद्वीपीय स्थलमंडल से निर्मित होती है। तो उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सही है? तो 45 में देखा जाए तो यहाँ पे जो है तो सबसे पुरानी चट्टानें जो है आमतौर पर महाद्वीपीय भूपर्पटी में पाई जाती हैं। तो यहाँ पे जो है दूसरा स्टेटमेंट देखा जाए तो यहाँ पे जो है दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे इसलिए गलत हो जाता है कि महाद्वीपीय भूपर्पटी की तुलना में महासागरीय भूपर्पटी है जो वो पतली होती है और महासागरीय भूपर्पटी की औसत मोटाई 5 किमी है, जबकि महाद्वीपीय भूपर्पटी की मोटाई लगभग 30 किमी है। और जो है प्रमुख पर्वतीय प्रणालियों के क्षेत्रों में महाद्वीपीय जो है भूपर्पटी अधिक मोटी होती है। यह हिमालय क्षेत्र में 70 किमी तक मोटी होती है। इसलिए यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, और जो है पहला स्टेटमेंट है वो भी यहाँ पे गलत है, क्योंकि जो है इसको जो है स्थल मंडल कहा जाता है। भूपर्पटी और मेंटल के सबसे ऊपरी भाग को स्थल मंडल कहा जाता है और इसकी जो है मोटाई जो है 10 से जो है 200 किमी तक होती है। और मेंटल के ऊपरी भाग को जो होता है उसको जो है दुर्बलता मंडल, ठीक है, दुर्बलता मंडल कहा जाता है और इसका विस्तार जो है 400 किमी तक माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है पहला भी गलत है। और तीसरा के बारे में बात की जाए तो तीसरा भी यहाँ पे गलत है, क्योंकि जो है विवर्तनिकी प्लेट्स जो होती है, ठीक है, विवर्तनिकी प्लेट्स जो है यह जो है ठोस चट्टान का एक विशाल और जो है अनियमित आकार का खंड है जो आमतौर पर जो है महाद्वीपीय और समुद्री स्थलमंडल दोनों से बना है। ठीक है, जबकि यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है केवल महाद्वीपीय स्थलमंडल से निर्मित है। तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट गलत हो जा रहे हैं, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46।
46 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि संपूर्ण भारत में जो है राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम को वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। दूसरा कथन है कि नैम्प के तहत जो है नियमित निगरानी के लिए केवल 4 वायु प्रदूषक SO2, NO2, PM100, PM10 और PM2.5 की पहचान की गई है। तीसरा स्टेटमेंट है कि पवन की गति और दिशा जो है सापेक्ष आर्द्रता और तापमान की निगरानी को भी वायु गुणवत्ता की निगरानी के साथ एकीकृत किया गया है। तो उपर्युक्त में से कितने कथन यहाँ पे सही है? तो 46 में हम लोग देखें तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है, क्योंकि जो है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम का एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है, जिसे राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम नैम्प के नाम से जाना जाता है, और इसके जो है 804 प्रचालन केंद्र भी हैं। तो यहाँ पे जो है पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है, ठीक है। जबकि दूसरा स्टेटमेंट है ये यहाँ पे सही है, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पे सही है, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 2 स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47 है। प्रायः जन समाचारों में देखा जाने वाला जो है स्वेस, स्टार और सफल पद संदर्भित करते हैं। तो ये जो है वैज्ञानिकों द्वारा विकसित हरित पटाखे के नाम है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48 है। सिल्वर आयोडाइड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि सिल्वर आयोडाइड प्राकृतिक रूप से पर्यावरण में कम सांद्रता में मौजूद होता है। दूसरा कथन है यह मनुष्यों या वन्य जीवों के लिए हानिकारक माना जाता है। तीसरा कथन है कि अधिकांश क्लाउड सीडिंग ऑपरेशन बर्फ के क्रिस्टल के निर्माण में सहायता के लिए जो है सिल्वर आयोडाइड का उपयोग करते हैं। तो उपर्युक्त में से कितने कथन यहाँ पे सही हैं? तो 48 में देखे जाए तो यहाँ पे सभी तीनों कथन यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल भारतीय उद्योग परिसंघ का एक हिस्सा है, ठीक है। ये कथन सही है और इसका गठन सन 2001 में किया गया था। ये कथन सही है। दूसरा स्टेटमेंट है कि इसका मुख्यालय हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है, ठीक है। यह भी स्टेटमेंट सही है। तीसरा स्टेटमेंट है कि यह रेलवे स्टेशनों को ग्रीन रेलवे स्टेशन जो है प्रमाणन प्रदान करता है, ठीक है। तो ये भी सही है, इसलिए तीनों कथन यहाँ पे सही है। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है क्वेश्चन नंबर 50, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 है कि जो है इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स, ठीक है, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भारत का इकोवास के साथ दीर्घकालिक संबंध है। हाल ही में इसने निकाय में पर्यवेक्षक के दर्जे के लिए आवेदन किया है। दूसरा कथन है कि अफ्रीकी महाद्वीप के जो है साहेल क्षेत्र में स्थित कुछ देश इस समूह का हिस्सा हैं। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो 50 में देखा जाए तो केवल दूसरा कथन यहाँ पे सही है, जबकि पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जा रहा है, क्योंकि जो है भारत का इकोवास के साथ दीर्घकालिक संबंध है और वर्ष 2004 में इसे निकाय के पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आवेदन नहीं किया बल्कि उसे दर्जा प्रदान किया गया है, ठीक है, इसलिए ये गलत है। ठीक है, जो इकोवास है यह एक क्षेत्रीय समूह है जिसका उद्देश्य पश्चिमी अफ्रीकी उपक्षेत्र के आर्थिक एकीकरण और साझा विकास को बढ़ावा देना है और इसकी स्थापना जो है 19 मई 1975 में 15 अफ्रीकी देशों द्वारा नाइजीरिया के लागोस में की गई थी। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ विश्वविद्यालय है, दूसरी तरफ संबंधित प्रसिद्ध व्यक्तित्व है। तो तक्षशिला का संबंध किससे है? तो तक्षशिला का संबंध किससे है? ठीक है, तो तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है और एक हिंदू और बौद्ध शिक्षा केंद्र है और इसका ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में किया गया था और सिकंदर, अशोक, चरक आदि से इसकी संबद्धता जो है प्रतीत होती है।
तो यहाँ पे पहला ऑप्शन जो है सही सुमेलित है। और दूसरा ऑप्शन भी देखा जाए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की बात हो रही है, और तो इसकी स्थापना जो है पाल राजवंश के शासक धर्मपाल ने 8वीं से 9वीं शताब्दी में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करी, और वर्तमान में यह बिहार के भागलपुर जिले में है। भागलपुर जिले में है, तो यहाँ पे दूसरा भी सही है। अगला है नालंदा विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना गुप्त राजवंश के कुमारगुप्त, जिसे जो है सक्रादित्य के नाम से जाना जाता था, इसने जो है 5वीं शताब्दी में इस विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन भी सही मिलान है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सभी सही सुमेलित हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 52। 52 नंबर क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि इसमें कृषि को महत्व दिया गया तथा मृदा की उर्वरता के आधार पर कर वसूले गए। तीसरा कथन है कि जो है मंदिरों और जो है पंथों का संरक्षण विजयनगर शासकों के लिए महत्वपूर्ण था। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो 52 में देखा जाए तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है कि दोनों ही कथन यहाँ पे सही है। क्योंकि देखा जाए तो विजयनगर साम्राज्य में राजस्व का मुख्य स्रोत ही जो है भूमि थी। आय के अन्य स्रोतों में विक्रेता, खेत में काम करने वाले, श्रमिक, पोस्टर बनाने वाले, मोची, संगीतकार, चराई और गृह कर जो है सम्मिलित थे। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। 53 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ तीर्थ यात्री हैं, दूसरी तरफ शासक हैं। तो सेदी अली रीस है। तो इनका संबंध के बारे में बात की जाए तो सेदी अली रीस इनके सामने लिखा है कि ये तब आए जब शाहजहां शासक थे। ठीक है, तो सेदी अली रीस जो है जिसे जो है 1554 ईस्वी में उसके बेड़े के तूफान की चपेट में आने के कारण जो है मजबूरीवश भारतीय तट पर जो है उतरना पड़ा, और 1555 ईस्वी में जो है ओटोमन एडमिरल सेदी अली रीस ने जो है मुगल सम्राट हुमायूं से मुलाकात की। उस समय अकबर की उम्र काफ़ी कम थी। तो यहाँ पे जो है शाहजहां नहीं होगा, इसलिए पहला मिलान गलत हो जाता है। अगला है पीटर मुंडी। यह जो है इतालवी तीर्थयात्री था, और यह शाहजहां के शासनकाल में मुगल साम्राज्य में आया था, और उसने मुगल साम्राज्य में आम लोगों के जीवन स्तर के बारे में अहम जानकारी प्रदान की। ठीक है, तो यह भी मिलान गलत हो जाता है, हुमायूं लिखा है सामने। अगला है दुआर्ते बरबोसा। ठीक है, इसके सामने लिखा है कृष्णदेव राय। ठीक है, यह एक पुर्तगाली यात्री था, और इसने 16वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेव राय के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कितने युग्म सही है, तो एक ही युग्म सही है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। कलंदर, मदारी, मलंग और हैदरी नीचे दी गई श्रेणियों में से किससे संबंधित है? तो ये जो है बेसरिया से संबंधित है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्योंकि ये जो है सरिया की अवहेलना करते थे, इसलिए इन्हें बेसरिया कहा गया, और इस तरह उन्हें सरिया का पालन करने वाले बासरिया यानी सूफियों से अलग करके देखा जाता था, और उन्हें बेसरिया कहा जाता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर जो है 55। भक्ति आंदोलनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि तमिल भक्ति रचनाओं की एक मुख्य विषय वस्तु बौद्ध और जैन धर्म के प्रति उनका विरोध है। दूसरा कथन है कि जो है जंगमा श्रद्धेय अलवर संत थे जो विष्णु के प्रति अपनी भक्ति के लिए जाने जाते थे। तीसरा कथन है कि लिंगायत जाति की अवधारणा और पुनर्जन्म के सिद्धांत में विश्वास करते थे वे। तो उपर्युक्त में से कितने कथन यहाँ पे सही है? तो 55 में देखा जाए तो सिर्फ यहाँ पे पहला कथन सही है। ठीक है, पहला कथन सही है, जबकि जो है दूसरा कथन और तीसरा कथन यहाँ पे गलत है। ठीक है, दूसरा और तीसरा कथन यहाँ पे गलत है, क्योंकि ये जो है विष्णु की नहीं शिव की आराधना किया करते थे, और इस समुदाय के जो पुरुष थे
इस समुदाय के पुरुष जो है वाम स्कंद पर चांदी के एक पिटारे में एक लघु लिंग को धारण करते थे, जिन्हें श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता था, और उनमें जंगम अर्थात यायावर भिक्षु शामिल हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तीसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पे गलत है, क्योंकि लिंगायतों ने जाति की अवधारणा और कुछ समुदायों के दूषित होने की जो है ब्राह्मणी अवधारणा का विरोध किया, और जो है पुनर्जन्म के सिद्धांत पर भी उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट भी गलत है, इसलिए ए ही ऑप्शन करेक्ट है कि पहला स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 56। खोजमी अथवा खोजकी पांडुलिपि का प्रयोग भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में किया जाता है? तो इसका जो है प्रयोग जो है उत्तर पश्चिमी जो है भाग में किया जाता है। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में आ गया पंजाब, सिंध और गुजरात के जो है खोजा लोग होते थे। ठीक है, उनका जिक्र हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। राष्ट्रीय ऊर्जा दक्ष पाक कला कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, इस कार्यक्रम का जो है कार्यान्वयन ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा किया जा रहा है। दूसरा कथन है, यह ऊर्जा बचत के साथ साथ लागत प्रभावी खाना पकाने का समाधान सुनिश्चित करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 57 में कहा जा रहा है, तो 57 में जो है विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का एक संयुक्त उद्यम ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड ने हाल ही में अपना अभूतपूर्व राष्ट्रीय ऊर्जा दक्ष पाक कला कार्यक्रम और ऊर्जा दक्ष पंखा कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। तो यहाँ पे जो है पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है, दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। ठीक है, क्योंकि यह जो है यह कार्यक्रम जो है इस कार्यक्रम ने जो है इंडक्शन आधारित कुक स्टोव पेश किया है, जो पारंपरिक खाना पकाने के तरीकों की तुलना में 25 से 30% की लागत का लाभ प्रदान करता है, और यह स्टोव ऊर्जा बचत और लागत प्रभावी खाना पकाने के समाधान दोनों का भरोसा प्रदान करता है। इसलिए दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। तीसरा स्टेटमेंट है नहीं, तो उपयुक्त में से कौन सा स्टेटमेंट कथन सही है? तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, केवल दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 58 जो है बुगुन सामुदायिक जो है आर्चिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह आर्चिति गंभीर रूप से लुप्त प्राय पक्षी बुगुन जो है लियो सिचला को सुरक्षा प्रदान करता है। दूसरा कथन है, यह असम राज्य में स्थित है। तीसरा है, राज्य सरकारें वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत सामुदायिक जो है आर्चिति को अधिसूचित करती है। तो उपयुक्त में से कितने कथन यहाँ पे सही हैं? तो 58 में देखा जाए, ठीक है, 58 में यह है कि जो है यहाँ पे पहला स्टेटमेंट तो यहाँ पे सही है। ठीक है, इस आर्चिति की स्थापना जो है 2017 में की गई थी। ठीक है, और इसका नाम जो है बुगुन समुदाय के नाम पर रखा गया था। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। दूसरा यहाँ पे गलत है। ठीक है, क्योंकि यह जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, तो दूसरा यहाँ पे गलत है। तीसरा भी यहाँ पे सही है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे दो स्टेटमेंट सही है, पहला और तीसरा। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। हाल ही में जन समाचारों में चर्चा में रहा CD95 रिसेप्टर्स अथवा फैस निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह जो है कैंसर कोशिकाओं में स्वक्षरण जो है अभिप्रेरण से संबंधित है। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, मानव में केवल एक युग्म जो है लिंग सूत्र होता है। दूसरा कथन है, वायु गुणसूत्र का योगदान सदैव शुक्राणुओं द्वारा किया जाता है। तीसरा कथन है, विभिन्न फसली पादपों में रोग प्रतिरोधक और जो है सूखा प्रतिरोधी क्षमता के लिए आनुवांशिक जो है मार्करों की पहचान करने हेतु जीनोम अनुक्रमण का प्रयोग किया जा सकता है। तो उपयुक्त में से कितने कथन यहाँ पे सही हैं? तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे सभी तीनों ही कथन सही हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61। हालांकि बुद्धिमान लोग यह विश्वास करते हैं कि इस सद्गुण से, इस तपस्या से मैं कर्म प्राप्ति करूंगा, और मूर्ख उन्हीं कार्यों को करके धीरे धीरे कर्म मुक्ति की उम्मीद करेगा। दोनों में से कोई कुछ नहीं कर सकता। सुख और दुख मानो पूर्व निर्धारित मात्रा में माप कर दिए गए हैं। इसे जो है संसार में बदला नहीं जा सकता है और इसे बढ़ाया या घटाया भी नहीं जा सकता है। जैसे धागे का गोला फेंक देने पर लुढ़कते लुढ़कते अपनी पूरी लंबाई तक खुल जाता है या खुलता जाता है, उसी तरीके से मूर्ख और विद्वान जो है दोनों ही पूर्व निर्धारित रास्ते से होते हुए दुखों का निदान करेंगे। तो उपर्युक्त पाठ्यांश निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय दर्शन से मेल खाता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये जो अंश दे रखा है, ये चर्चा का अंश है। ये जो है सुत्त पिटक का एक अंश है और जिसमें जो है मगध के शासक राजा अजातशत्रु और महात्मा बुद्ध के बीच हुए संवाद का वर्णन किया गया है। ठीक है। इसके अलावा मंथली पुत्र गोशालक जो है उनके तहत देखा जाए तो प्राचीन भारत के एक तपस्वी आजीवक शिक्षक थे। वह बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध और जैन धर्म के अंतिम और 24वें तीर्थंकर महावीर के समकालीन हुआ करते थे। यहाँ पे सही आंसर होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62। 62 नंबर क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत के संदर्भ में बैरी गाजा और मुजीरिस जो है क्या संदर्भित करते हैं। तो ये जो है एक पत्तन को जो है संदर्भित करते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्योंकि जो है मुजीरिस जो है भारत के मालाबार तट पर स्थित एक प्राचीन पत्तन शहर और शहरी केंद्र था। यह विश्व के पहले पत्तन शहरों में से एक था। ठीक है। और जो है मुजरिस जो है ये केरल के मसाला व्यापार का एक प्रमुख केंद्र भी था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। 63 नंबर क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत के संदर्भ में आरंभिक आहत सिक्के सामान्यतः किस सामग्री से बने होते थे। तो यहाँ पे देखा जाए चांदी और तांबे से बने होते थे। ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64। पटना कलम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है यह चित्रकला की एक ऐसी शैली है जो सर्वप्रथम कंपनी शासन के तहत ब्रिटिश कलाकारों द्वारा पटना में विकसित की गई थी। दूसरा कथन है इसमें जो है शाही दरबार तथा आधिकारिक दृश्यों के बजाय दैनिक जीवन की दृश्यों पर ध्यान केंद्रित किया गया। तीसरा स्टेटमेंट है इन चित्रांकनों को बनाने में जिस तकनीक का प्रयोग किया गया उसे जो है कजली स्याही के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं। तो यहाँ पे 64 में हम लोग देखते हैं। ठीक है। तो पटना शैली, जिसे जो है पटना कलम शैली कहा जाता है, ये मूलतः जो है 18वीं शताब्दी के आसपास की जो है शैली है और ये जो है औरंगजेब के आतंक के भय से मुर्शिदाबाद से पटना आकर बसने वाले मुगल चित्रकारों द्वारा ये शैली विकसित की गई थी। और इस प्रकार की चित्रकलाओं के प्रमुख खरीदार जो है अंग्रेज हुआ करते थे। तो यहाँ पे जो है कहा जा रहा है कि कंपनी शासनकाल के दौरान की जो है ब्रिटिश कंपनी शासनकाल के दौरान विकसित हुई थी, ये इसलिए यहाँ पे गलत है। ये औरंगजेब के शासनकाल में विकसित हुई चित्रकला है। अगला है दूसरा स्टेटमेंट। तो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे देखा जाए तो इसमें शाही और प्रशासनिक दृश्यों के बजाय दैनिक जीवन की दृश्यों पर ध्यान अधिक केंद्रित किया गया है, जो मुगल चित्रकला की एक पहचान थी। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट सही हो जाएगा। अगला तीसरा स्टेटमेंट है। ठीक है। तो यहाँ पे कजली स्याही के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे जो है इन चित्रों को बनाने के लिए ब्रश द्वारा स्ट्रोक और डॉट्स का प्रयोग किया जाता है, इसलिए जो है इसको कजली स्याही तकनीक कहा जाता है। ठीक है। तो तीसरा भी सही है, इसलिए दो स्टेटमेंट यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है क्वेश्चन नंबर 65। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है वर्ष 1664 में गठित इस कंपनी को हिंद और प्रशांत महासागर दोनों में
फ्रांसीसी व्यापार पर 50 वर्ष का एकाधिकार दिया गया था। दूसरा कथन है जो है फ्रेंकोइस कैरन के नेतृत्व में भारत में पहला फ्रांसीसी कारखाना पौंडीचेरी में स्थापित किया गया था। तो यहाँ पे देखा जाए, पूछा गया है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सही है। तो यहाँ पे देखा जाए तो आपको ये पता होगा, अगर आपने मॉडर्न इंडिया बहुत अच्छे से पढ़ा है, कि व्यापार के उद्देश्य से ही ये लोग जो है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत आई थी, ठीक है। और जो है इन्होंने जो है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है भारतीय और प्रशांत महासागरों में जो है फ्रांसीसी व्यापार पर 50 वर्ष का एकाधिकार प्रदान किया गया था। ये जो है कथन जो है सही है। जबकि दूसरा स्टेटमेंट है ये यहाँ पे गलत हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो है ये गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो आए थे फ्रेंकोइस मार्टिन आए थे, जिनके नेतृत्व में जो है पौंडीचेरी में पहला कारखाना स्थापित हुआ था। तो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66। 66 नंबर क्वेश्चन है कि आंग्ल मराठा युद्धों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स जो थे वो भारत के गवर्नर जनरल थे। दूसरा कथन है कि जो है अपदस्थ पेशवा रघुनाथ राव द्वारा अंग्रेजों के साथ जो है बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध शुरू हुआ। तीसरा कथन है कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद पेशवा शाही को समाप्त कर दिया गया और पेशवा को एक ब्रिटिश प्रतिधारक बना दिया गया। तो उपर्युक्त में से कितने कथन यहाँ पे सही है? तो 66 में देखा जाए तो जो है यहाँ पे जब 1775 में तत्कालीन पेशवा रघुनाथ राव द्वारा सूरत की संधि पर हस्ताक्षर किए गए, उसके पश्चात जो देखा जाए तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध शुरू हुआ और उस समय लॉर्ड वारेन हेस्टिंग बंगाल के गवर्नर जनरल थे, ठीक है। और वर्ष 1833 की चार्टर अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो है पहला स्टेटमेंट जो है गलत हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा स्टेटमेंट है कि जो है अपने पद से जो है हटने के पश्चात जो है पेशवा बाजीराव द्वितीय द्वारा अंग्रेजों के साथ जो है बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध शुरू हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे जो है रघुनाथ राव के पुत्र जो है अपने पद से जो है प्रतिस्पर्धित हुए थे, ना कि खुद रघुनाथ राव। इसलिए यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है। और तीसरा स्टेटमेंट है कि जो है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के पश्चात जो है पेशवा शाही को समाप्त कर दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये कथन यहाँ पे सही हो जाएगा कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के पश्चात जो है पेशवा शाही को समाप्त कर दिया गया, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट होगा, एक ही ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67। प्रथम आंग्ल सिख युद्धों के बाद हस्ताक्षरित लाहौर की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि इसमें लाहौर में एक ब्रिटिश रेजिडेंट की नियुक्ति का प्रावधान था। दूसरा कथन है इसके तहत पंजाब के लिए 8 सरदारों वाली एक काउंसिल ऑफ रीजेंसी की स्थापना की, जिसकी अध्यक्षता ब्रिटिश रेजिडेंस के पास थी। तीसरा स्टेटमेंट है कि संधि के अनुसार जालंधर दोआब क्षेत्र का प्रभुत्व कंपनी को दिया गया था। तो प्रयुक्त में से कितने कथन यहाँ पे सही है? तो 67 में यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे एक तो जो है तीसरा स्टेटमेंट सही है और पहला सही है, जबकि यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे इसलिए गलत हो जाता है क्योंकि यहाँ पे बात की जाए तो जो है एक लाहौर की संधि हुई थी, उस संधि से जो असंतुष्ट सिख थे उन्होंने विद्रोह कर दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप यह निकल के आया कि दिसंबर 1846 में भैरोवाल की संधि पर हस्ताक्षर किए गए और इस संधि के अनुसार जो है रानी जिंदन को जो है रीजेंट के पद से हटा दिया गया और पंजाब के लिए रीजेंसी काउंसिल की स्थापना की गई, ठीक है। और परिषद में 8 सिख सरदार शामिल थे, ठीक है,
जिसके अध्यक्ष जो थे वो अंग्रेज रेजिडेंट हेनरी लॉरेंस थे। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा गलत है, पहला और तीसरा यहाँ पे सही है। इस प्रकार से यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जहाँ तक बात रही लाहौर की संधि की बात हो रही है, तो लाहौर की संधि 8 मार्च 1840 को हुई थी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। 68 नंबर क्वेश्चन देखें तो निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है? तो यहां पे सही जवाब है डी ऑप्शन, लॉर्ड रिपन को माना जाता है। डी ऑप्शन यहां पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में संबोधित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने जो है आज़ाद हिंद रेडियो से महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में संबोधित किया और भारत की आज़ादी की आखिरी लड़ाई के लिए गांधी जी का आशीर्वाद मांगा और वह गांधी को जो है राष्ट्रपिता कहने वाले पहले व्यक्ति बने। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। सुभाष चंद्र बोस की भारतीय राष्ट्रीय सेना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि INA ने वर्ष जो है 1944 में पहली बार भारत बर्मा सीमा पार कर भारत के मुख्य भूमि में प्रवेश किया। दूसरा कथन है कि भारतीय मुख्य भूमि में INA का ध्वजारोहण पहली बार नागालैंड राज्य में किया गया था। तीसरा कथन है कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात कांग्रेस ने INA के युद्ध बंदियों के समर्थन में एक प्रस्ताव पारित किया। तो उपयुक्त में से कितने कथन यहाँ पे सही हैं? तो 70 में देखा जाए तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट सही हो जाता है। ठीक है, और दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही नहीं है, क्योंकि जो है दूसरा स्टेटमेंट इसलिए सही नहीं है क्योंकि जो है ये जो ध्वजारोहण हुआ था ये नागालैंड में नहीं मणिपुर में हुआ था, इसलिए ये जो है गलत है दूसरा वाला। ठीक है, तीसरा वाला सही है। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71। त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती का 2024 संस्करण निम्नलिखित में से किस समूह के देशों के तट रक्षक बलों के बीच आयोजित किया गया था? तो यहाँ पे 71 का सही जवाब है, यह जो है भारत, श्रीलंका और मालदीव के तटरक्षक बलों के मध्य जो है आयोजित किया गया था। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72। हाल ही में जैव विविधता धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया गुप्तेश्वर वन निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पे 72 में हम लोग देखें तो ये जो है ओडिशा में स्थित है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73। भारत 6G अलायंस निम्नलिखित में से किस निकाय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यहाँ पे 73 का सही जवाब है। 73 का सही जवाब है ए ऑप्शन, दूर संचार विभाग द्वारा शुरू किया गया है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और जो है इसके तहत जो है 6G तकनीक में नवाचार एवं नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए भारत 6G अलायंस लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74। निम्नलिखित में से कौन सा डाइवर्स एपिजेनेटिक एपिडियोलॉजी प्रोजेक्ट के तहत अध्ययन के मुख्य क्षेत्र का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो यहाँ पे देखा जाए 74 में, तो 74 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन, कि जो है वैश्विक जन आबादी के रोग जोखिम में देखा गया जीनोमिक और पर्यावरणीय विविधता का प्रभाव है। यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। क्योंकि ये जो डीप नामक जो है परियोजना है, इसका उद्देश्य है कि जो है एशिया, अफ्रीका और उत्तरी दक्षिण अमेरिका सहित विश्व भर के लोगों में रोग जोखिम में जीनोमिक व पर्यावरणीय विविधता के प्रभावों को स्पष्ट किया जाए। ठीक है, इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75।
भारत के निम्नलिखित शहरों पर विचार करें। ग्वालियर, बेंगलुरु, मुंबई, कोझिकोड, दिल्ली और पटना। तो उपर्युक्त में से कितने यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में शामिल हैं? तो यहाँ पे देखा जाए तो अभी हाल ही में जो है 55 नए शहरों को जोड़ा गया है और नए प्रवेशकों में जो है 2 भारतीय शहरों ने स्थान बनाया है, जिसमें देखा जाए तो साहित्य के शहर के रूप में केरल का जो है कोझिकोड और संगीत के शहर के रूप में मध्य प्रदेश का ग्वालियर। ठीक है, तो यहाँ पे चौथा और पहला। इसके अलावा एक अन्य शहरों के बारे में बात की जाए तो जयपुर को भी सम्मिलित किया गया है। जयपुर को जो है शिल्प और लोक कला के लिए 2015 में वाराणसी को भी सम्मिलित किया गया है, लेकिन ये क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूजिक के लिए 2015 में। इसके अलावा चेन्नई को शामिल किया गया है क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूजिक के लिए 2017 में। ठीक है, और मुंबई को शामिल किया गया है फिल्म के लिए 2019 में, हैदराबाद को जो है गैस्ट्रोनॉमी के लिए 2019 में और श्रीनगर को शिल्प और लोक कला के लिए 2021 में। तो यहाँ पे हम लोग मुंबई और ऑप्शन में है, तो यहाँ पे 3 जो है सही जवाब है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76। निम्नलिखित जलप्रपातों पर विचार कीजिए। पहला है गरसोप्पा जलप्रपात, दूसरा है धुआंधार जलप्रपात, तीसरा है बरेही पानी जलप्रपात, चौथा है दूध सागर जलप्रपात। तो उपर्युक्त में से कितने जलप्रपात भारत की पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों पर बनते हैं? एक तो यहाँ पे दूध सागर जलप्रपात सही है, जो पश्चिम घाट की ऊंची चोटी पर स्थित है और जो है 600 मीटर की विशाल ऊंचाई वाला यह झरना गोवा कर्नाटक सीमा पर स्थित है और यह हमेशा से ही जो है पर्यटकों के लिए काफ़ी आकर्षण का केंद्र रहा है। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही है। एक जो है जोग यानी गरसोप्पा जलप्रपात जो है पश्चिमी कर्नाटक में जो है शरावती नदी पर है और यह 253 मीटर गहरी खाई में विसर्जित होता है और एक विशिष्ट प्रकार का प्राकृतिक दृश्य बनाता है। तो शरावती नदी जो है पश्चिमी घाट से निकलती है और उत्तर पश्चिमी दिशा के में जो है 100 किलोमीटर तक प्रवाहित होती हुई जो है हुनावर में अरब सागर में जा मिलती है। तो इसलिए जो है ये भी यहाँ पे सही है। इसके अलावा एक धुआंधार जलप्रपात है जो जबलपुर में नर्मदा नदी पर है और यह पूरे मध्य प्रदेश में पर्यटन का प्रमुख स्थान है और अपने उद्गम स्थल मैकाल पर्वत के अमरकंटक शिखर से निकलकर नर्मदा नदी में जो है 1312 किलोमीटर तक प्रवाहित होती है और ये खंपात की खाड़ी में जो है प्रवाहित होती है। तो यहाँ पे जो है दूसरा भी सही है, इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 3 जो है जलप्रपात सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य 3 अन्य देशों के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है? तो यहाँ पे 77 में देखा जाए, ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के साथ लगती है, जबकि जो है मिजोरम की सीमा जो है अब जो है म्यांमार और बांग्लादेश के साथ लगती है। उत्तराखंड की जो है सीमा जो है नेपाल और चीन के साथ लगती है और असम की भी सीमा जो है बांग्लादेश और भूटान के साथ लगती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78। निम्नलिखित पर्वतीय दर्रों और उनसे संबंधित हिमालय श्रृंखलाओं पर विचार कीजिए। पहला है जोजिला, दूसरा है बनिहाल, तीसरा है खारदुंगला, चौथा है फोटूला। तो जम्मू से अक्षाई चीन तक इनसे संबंधित पर्वत श्रृंखलाओं का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे सही जवाब है, पहला होगा जो है बनिहाल, दूसरा है जोजिला और तीसरा है फोटूला, चौथा है खारदुंगला। तो यहाँ पे जो है ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79। भारत की निम्नलिखित मृदा प्रकारों पर विचार कीजिए। पहला है लाल मृदा, दूसरा काली मृदा, तीसरा लेटेराइट मृदा, चौथा है शुष्क मृदा। तो प्रयुक्त में से कितने प्रकार की मृदा में आमतौर पर नाइट्रोजन की मात्रा कम पाई जाती है? यहाँ पे 79 में हम लोग देखें तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, चारों ही मृदाओं में जो है नाइट्रोजन की मात्रा कम पाई जाती है। यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि स्थल समीर तब प्रवाहित होती है जब भूमि व समुद्र के ताप के कारण तटीय भूमि क्षेत्र के ऊपर की वायु ऊपर उठती है। दूसरा कथन है कि उच्च पठारों व हिम क्षेत्रों से घाटी में प्रवाहित होने वाली शुष्क वायु को अवरोही पवनें कहते हैं। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? ठीक है, तो यहाँ पे 80 में देखा जाए तो यहाँ पे दोनों ही कथन यहाँ पे गलत है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई भी कथन यहाँ पे सही नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। भारत मालदीव संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत मालदीव संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है कि ब्रिटिश से मालदीव की स्वतंत्रता के बाद से यहाँ भारत का राजदूत जो है प्रतिनिधि रहा है। दूसरा कथन है कि भारत वर्ष 2022 में मालदीव का शीर्ष व्यापारिक भागीदार था और द्विपक्षीय व्यापार में भारत को निर्यात अधिशेष का लाभ हुआ है। तो यहाँ पे 81 में तीसरा स्टेटमेंट है कि ऑपरेशन कैक्टस के तहत भारतीय सशस्त्र बलों ने मालदीव में सरकार के तख्तापलट की कोशिश को नाकाम करने में मदद की। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे सही नहीं था। ठीक है, दूसरा भी यहाँ पे सही नहीं है, क्योंकि जो है भारत और मालदीव के बीच जो है 2022 में 50 करोड़ रुपए के जो है व्यापार में से 49 करोड़ रुपए का निर्यात भारत द्वारा किया गया। और इस प्रकार देखा जाए तो दोनों देशों के बीच व्यापार में भारतीय निर्यात का बहुत महत्व है और वर्ष 2022 में भारत जो है मालदीव के दूसरे सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार के रूप में उभरा, ना कि पहले। तो यहाँ पे दूसरा भी स्टेटमेंट गलत है। और जबकि तीसरा स्टेटमेंट यह है जो है ऑपरेशन कैक्टस से संबंधित है, जो 1988 में हुआ था। तो इसके संदर्भ में तीसरा स्टेटमेंट सही है। तो उपर्युक्त में से कितने कथन सही है? तो एक कथन सही है, तीसरे वाला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम और म्यांमार ने आसियान समूह की स्थापना की थी। दूसरा कथन है भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के साथ आसियान प्लस जो है 6 समूह का हिस्सा है। तीसरा कथन है वर्ष 2005 में इसकी स्थापना के बाद से ही भारत पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन का भागीदार सदस्य रहा है। तो उपर्युक्त में से कितने कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे 82 में देखा जाए तो यहाँ पे जो है पहला कथन यहाँ पे सही नहीं है, क्योंकि देखा जाए तो 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक थाईलैंड में जो है आसियान संस्थापक जो राष्ट्र थे, इसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड द्वारा जो है इस जो है आसियान की घोषणा यानी बैंकॉक की घोषणा पर हस्ताक्षर किए गए। साथ ही दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ आसियान की स्थापना हुई। ठीक है, तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट सही जवाब नहीं होगा, क्योंकि इसमें इंडोनेशिया भी सम्मिलित होता और फिलीपींस भी सम्मिलित होता, तो जो है बात अलग होती। ठीक है, इसके अलावा जो है दूसरा स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे जो है दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है कि जो है आसियान प्लस जो है 6 समूह का हिस्सा है। कौन कौन से नेशन? भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पे सही है कि 2005 में जो है भारत जो है वर्ष 2005 से जो है EAS का संस्थापक सदस्य रहा है और इसकी सभी बैठकों व गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेता रहा है भारत। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो कितने कथन सही है? तो 2 कथन सही है, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83। विस्तारित ब्रिक्स समूह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि वैश्विक स्तर पर कच्चा तेल उत्पादन में इसके सदस्य देशों की हिस्सेदारी करीब 1/3 है। दूसरा कथन है कि अधोसंरचना को प्रोत्साहित करने के लिए इस समूह के सदस्यों ने ऋण प्रदान करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय निवेश बैंक की स्थापना की है। तीसरा कथन है कि ब्रिक्स द्वारा लिए जाने वाले निर्णय पर सभी सदस्य देशों की सहमति होना आवश्यक है। तो उपर्युक्त में से कितने कथन यहाँ पे सही है? तो 83 में हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पे जो है 2006 में जो है ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन ने जो है ब्रिक्स समूह का गठन किया और 2010 में जो है दक्षिण अफ्रीका इसमें शामिल हुआ, जिसके बाद इसका नाम जो है ब्रिक्स हो गया। ठीक है, पहले इसका नाम केवल ब्रिक था। ठीक है, इसके अलावा बात की जाए तो जो है मिस्र,
इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात को 1 जनवरी 2024 से जो है सदस्य बनने के लिए आमंत्रित भी किया जा चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे आगे बढ़ें तो देखते हैं कि पहला स्टेटमेंट जो है यहाँ पे सही नहीं है, क्योंकि जो है ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात की सदस्यता के साथ यह समूह विश्व के लगभग 44% कच्चे तेल के उत्पादनकर्ता देशों को शामिल करता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा दूसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पे गलत हो जाता है। ठीक है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय निवेश बैंक की स्थापना वर्ष 1970 में की गई थी और रूस की अहम भूमिका के साथ वर्ष 1971 में इसका जो है परिचालन शुरू हुआ और वर्ष 1991 में जो है यूएसएसआर और सोवियत गुट के विघटन के कारण यह बैंक जो है लगभग 2 दशकों तक जो है अव्यवस्थित रहा और वर्ष 2012 में बैंक का पुनर्गठन किया गया तथा मॉस्को में मुख्यालय के साथ इसने परिचालन जो है पुनः प्रारंभ किया। तो इसलिए दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। ठीक है, और यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, इसलिए एक ही कथन सही है, तीसरा वाला ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से किस नेटो सदस्य की सभी सीमाएं अन्य नेटो सदस्य देशों के साथ लगती हैं? तो यहाँ पे सही जवाब है डी ऑप्शन, लग्जमबर्ग। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। वर्तमान में देखा जाए तो नेटो के सदस्य देशों की संख्या लगभग जो है 32 के आसपास है और लग्जमबर्ग की जो सीमाएं हैं वो फ्रांस, जर्मनी और बेल्जियम के साथ लगती हैं और ये सभी भी नेटो के जो है मेंबर हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है यह संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है और इसमें 15 सदस्य राष्ट्र है। दूसरा कथन है कि यूएनएससी के जो गैर स्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है और उनका चयन द्विवार्षिक रूप से आम सभा द्वारा किया जाता है। तीसरा कथन है कि भारत को अब तक 3 बार जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सदस्यता प्राप्त हुई है। तो उपर्युक्त में से कितने कथन यहाँ पे सही हैं? तो यहाँ पे जो है 85 में देखा जाए तो इसकी स्थापना जो है 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा की गई थी और इसका जो है मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और इसके 5 प्रमुख अंग हैं। ठीक है, जिसमें महासभा और ट्रस्टीशिप काउंसिल, आर्थिक और सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। ठीक है, इसका प्राथमिक कार्य जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना है। ठीक है, इसके जो है इस परिषद में जो है 15 सदस्य राष्ट्र है, 5 स्थायी है और 10 जो है गैर स्थायी सदस्य हैं जिनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। ठीक है, 5 स्थायी कौन कौन से मेंबर हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका, रूसी संघ, फ्रांस, चीन और यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट सही है। ठीक है, और जो है दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे जो है यहाँ पे गलत हो जाता है। ठीक है, क्योंकि जो है प्रत्येक वर्ष जो है ये महासभा 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए 5 गैर स्थायी सदस्यों का चुनाव करती है। ठीक है, और 10 गैर स्थायी सीटें क्षेत्रीय आधार पर वितरित की जाती हैं, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत था। और तीसरा स्टेटमेंट यह है कि भारत ने वर्ष 2021 में 2 वर्ष के कार्यकाल यानी 2021 से 22 के लिए 8वीं बार गैर स्थायी सदस्य के रूप में जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का जो है मेंबर बना था। तो यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है। तो केवल एक ही स्टेटमेंट सही है, पहला वाला, इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि कृत्रिम मूल्य सीमाएं, दूसरा है व्यापार सीमाएं, तीसरा है जो है प्रवेश में बाधा, चौथा है बाजार नियंत्रण। तो उपर्युक्त में से कितने तरीके आमतौर पर देशों द्वारा वित्तीय नियंत्रण की एक विधि के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं? तो यहाँ पे 86 का सही जवाब है डी ऑप्शन, सभी चारों प्रकार के डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित पर विचार करें। पहला कथन है कि सामान्य सरकारी ऋण जो है केवल केंद्र और राज्य स्तर पर सरकारी क्षेत्र की ऋणग्रस्तता को दर्शाता है। दूसरा कथन है जहाँ तक बाह्य ऋण का प्रश्न है यह उधार जो है विशेष रूप से सरकार द्वारा लिया जाता है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है?
तो 87 में हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पे दोनों ही कथन गलत हैं, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जो है समान रूप से माना जाए तो सरकारी ऋण जो है सरकारी क्षेत्र, विशेष रूप से केंद्र, राज्य सरकार और विधानमंडल वाले केंद्र शासित प्रदेश की ऋणग्रस्तता को दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है राज्य विधानमंडल का जिक्र नहीं है, इसलिए पहला ऑप्शन गलत है। जबकि दूसरा ऑप्शन इसलिए गलत है क्योंकि आंतरिक ऋण के विपरीत जो पूरी तरह से सरकार के स्वामित्व में होता है, ठीक है, बाहरी ऋण सार्वजनिक और निजी दोनों स्रोत से उधार लिया जा सकता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे दूसरा भी गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88, ऋण हानि प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि बैंकों का वित्तीय स्थायित्व सुनिश्चित करने के लिए यह आरबीआई द्वारा विनियामक अनिवार्यता है। दूसरा कथन है कि अपेक्षित ऋण हानि रूपरेखा में जो है भविष्योन्मुखी अनुमानों के माध्यम से बैंकों को प्रत्याशित ऋण हानि का पूर्वानुमान लगाना अनिवार्य है। ठीक है, तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे 88 में देखते हैं कि दोनों ही कथन यहाँ पे सही होंगे, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित पर विचार करें। पहला है मुद्राधारिता की औसत लागत में गिरावट, दूसरा है एक बड़ी अनौपचारिक अर्थव्यवस्था, तीसरा है अनिश्चितता के बीच जो है एहतियाती धारिता। ठीक है, तो भारतीय रिजर्व बैंक ने उपर्युक्त में से कितने कारकों को मुद्रा मांग विरोधाभास के लिए जिम्मेदार ठहराया है? ठीक है, तो यहाँ पे 89 का सही जवाब है सी ऑप्शन, तीनों के ही जिम्मेदार ठहराया है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से कौन सा जो है पाल्मा अनुपात पद की सर्वोत्तम व्याख्या करता है? ठीक है, तो यहाँ पे 90 में देखा जाए, आय असमानता का एक मापक जो जनसंख्या के शीर्ष 10% द्वारा धारित आय के हिस्से की तुलना निचले 40% द्वारा धारित हिस्से से करता है। ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91, इक्वामी मिक्री से क्या आशय है? तो 91 में देखा जाए तो यह एक अवधारणा है जिसमें जल की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए जो है संवर्धित झींगा और लाभकारी बैक्टीरिया के पूरक पोषण के रूप में पादप प्लवक ब्लूम्स का निर्माण करके प्राकृतिक जो है ज्वारदन मुखी स्थितियों का जो है प्रकटीकरण करने का प्रयास किया जाता है इसके तहत। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है जो है अनिवासी बाह्य खाता एक अनिवासी भारतीय द्वारा विदेशी आय का प्रबंधन करने के लिए भारत में खोला गया बैंक खाता है। दूसरा कथन है कि अनिवासी समान खाता एक अनिवासी भारतीय द्वारा भारत में किराए, लाभांश आदि के माध्यम से अर्जित आय का प्रबंधन करने के लिए खोला गया बैंक खाता है। तीसरा कथन है कि अनिवासी समान खाते को कर से छूट प्राप्त है, जबकि अनिवासी बाह्य खाते में अर्जित आय पर 30% कर लगता है। तो उपर्युक्त में से कितने कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे 92 में देखा जाए तो पहला कथन तो यहाँ पे सही है, जबकि दूसरा कथन है कि जो है एनआरई खाते से होने वाली आय जो है कर मुक्त है, क्योंकि मूलधन और ब्याज राशि को कराधान से छूट दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। ठीक है, जबकि दूसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पे सही था। तो यहाँ पे दो कथन सही है, पहला और दूसरा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93, जमानती बॉन्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है यह जो है उपकृतकर्ता, मुख्य पक्ष और जमानतदार के बीच विधिक रूप से बाध्यकारी त्रिपक्षीय समझौता है। दूसरा कथन है बीमा कंपनी अनुबंधकार की ओर से अनुबंध प्रदान करने वाली इकाई को एक जमानती बॉन्ड प्रदान करती है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? यहाँ पे 93 में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे दोनों कथन सही है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 94, लखपति दीदी योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है इसके तहत महिलाओं को प्लम्बिंग, एलईडी बल्ब बनाने और ड्रोन के संचालन एवं मरम्मत जैसे कौशल में प्रशिक्षित किया जाएगा। दूसरा कथन है इस योजना का जो है कार्यान्वयन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। तो उपर्युक्त में से कौन सा कथन यहाँ पे सही होगा? यहाँ पे 94 में हम लोग देखते हैं कि पहला कथन तो यहाँ पे सही है, जबकि दूसरा यहाँ पे गलत है, क्योंकि जो है इसका क्रियान्वयन जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है, ना कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित पर विचार कीजिए।
पहला कथन है कि धर्मार्थ संस्थाओं को आर्थिक सहायता, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों को सदस्यता भुगतान, ठीक है। तीसरा है सामाजिक सुरक्षा के लाभ। चौथा है आप्रवासियों द्वारा उनके गृह देश में भेजा गया प्रेषण। पांचवा है दूतावासों को बेची गई जमीन। छठा है पट्टों और लाइसेंसों का विक्रय। तो प्रयुक्त में से कितने भुगतान संतुलन के संदर्भ में एक तरफा अंतरण का हिस्सा है, ठीक है। तो यहाँ पे 95 में हम लोग ये देखते हैं, यहाँ पे सी ऑप्शन सही है, ठीक है। 4 ऑप्शन यहाँ पे सही होंगे, ठीक है। 4 ऑप्शन यहाँ पे सही होंगे, ठीक है। एक है धर्मार्थ संस्थाओं में योगदान, पहला सही है। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों को सदस्यता भुगतान, ये भी सही है, ठीक है। और मानवीय सहायता प्रदान करना, सरकार की ओर से अपने लोगों को भुगतान अथवा सहायता, उदाहरण के लिए सामाजिक सुरक्षा लाभ, तीसरा भी सही है। और आप्रवासियों द्वारा उनके गृह देश में भुगतान अथवा प्रेषण, ये भी सही है, ठीक है। ये दोनों गलत हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है टी बिल, दूसरा है नकदी प्रबंधन बिल, तीसरा है जो है दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियां। तो प्रयुक्त में से कौन से जो है शून्य कूपन बंद पत्र हैं? तो यहाँ पे देखा जाए पहला दूसरा जो है शून्य कूपन जो है बंद पत्र है, यह एक ब्याज रहित बंद पत्र है और इसका विक्रय इसके जो है अंकित मूल्य से कम पर किया जाता है और इसे जो है शुद्ध छूट बंद पत्र या डीप डिस्काउंट बॉन्ड भी कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97। हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और जो है विनिमय बोर्ड ने निवेशक सुरक्षा कोष और निवेशक सेवा कोष के लिए व्यापक दिशा निर्देश जारी किया है। इन कोषों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि सभी स्टॉक एक्सचेंज और जो है डिपॉजिटरी द्वारा एक जो है IPF की स्थापना की जाएगी। दूसरा कथन है कि ISF का प्रयोग केवल निवेशक शिक्षा और निवेशक जागरूकता कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए किया जा सकता है। तीसरा कथन है कि IPF का प्रयोग डिफॉल्टिंग ट्रेडिंग सदस्यों के ग्राहकों के निवेश दावों को पूरा करने, निवेशकों को अंतरिम राहत प्रदान करने तथा निवेशकों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा, ठीक है। तो उपर्युक्त में से कितने कथन यहाँ पे सही हैं? तो यहाँ पे 97 में देखा जाए, ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही है कि सभी तीनों कथन यहाँ पे सही जवाब होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98। 98 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें। पहला है मुद्रास्फीति पर नियंत्रण, दूसरा है राजकोषीय घाटे पर नियंत्रण, तीसरा है विदेशी मुद्रा दरों पर जो है विनियमन, चौथा है ब्याज दरों का जो है विनियमन। तो उपर्युक्त में से कितने उद्देश्यों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक खुला बाजार परिचालन का प्रयोग कर सकता है? तो यहाँ पे 98 का देखा जाए तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 3 जो है ऑप्शन जो है खुला बाजार परिचालन का प्रयोग कर सकता है। कौन कौन सा? मुद्रास्फीति पर नियंत्रण और जो है विदेशी मुद्रा दरों पर जो है विनियमन और ब्याज दरों पर विनियमन, ठीक है। ये तीनों जो है भारतीय रिजर्व बैंक जो है खुला बाजार परिचालन का प्रयोग कर सकता है 3 उद्देश्यों के लिए, ठीक है। जबकि राजकोषीय घाटे पर नियंत्रण जो है करना जो है सरकार का राजकोषीय नीति का उपकरण है, ना कि जो है खुला बाजार परिचालन का प्रयोग, ठीक है। तो यहाँ पे पहला, तीसरा और चौथा सही था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99। निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसे गांधी बूढ़ी अर्थात बूढ़ी महिला गांधी के नाम से जाना जाता था? तो यहाँ पे सही जवाब है 99 का बी ऑप्शन, मातंगिनी हाजरा को जो है बूढ़ी महिला गांधी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इन्होंने जो है 73 वर्ष की उम्र में जो है हाजरा ने वर्ष 1942 में एक स्थानीय पुलिस स्टेशन को नियंत्रण में लेने के लिए 6000 लोगों के एक जुलूस का नेतृत्व किया, जिनमें से ज़्यादातर महिलाएं थीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100। दक्षिण भारत की प्रसिद्ध योद्धा रानी रुद्रमा देवी निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित हैं? तो यहाँ पे सही जवाब है, ठीक है, ये काकतीय राजवंश से संबंधित है और वर्ष 1262 और 1289 के बीच इन्होंने शासन किया और दक्षिण भारत में सिंहासन पर बैठने वाली पहली महिला शासक का गौरव भी प्राप्त किया, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सही जवाब है सी ऑप्शन। इसी के साथ ही दृष्टि IAS का 22 नंबर का UPSC का टेस्ट पेपर यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल।